व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज अब बारी है आज रिवीजन करना है हमें एडीएएस मेनली फॉरेन एक्सचेंज रेट, और अकाउंट्स में हमें रिवीजन करना है बच्चों आज मेनली रिटायरमेंट एंड डेथ। तो चलिए जल्दी से पहले एडीएएस को रिवाइज करेंगे इस वीडियो में, और शाम को 5 वाली वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, कल एमसीक्यूज भी लगाएंगे, सीरीज बहुत अच्छे तरीके से आगे चल रही है, अच्छे से पढ़ते रहना, चीजें आगे बढ़ाना। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बच्चों मुझे पर्सनली ये यूनिट ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मजा आता है इसको पढ़ने में। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा ध्यान से करो तो बहुत प्रैक्टिकल है और मजा आता है, तो बहुत ध्यान से समझो, मुझे पढ़ाने में भी उतना ही मजा आता है। इसको शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। सर बेटा क्लास 11th में हम लोगों ने डिमांड पढ़ा था, है ना। डिमांड क्या होता था? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता था। माइक्रो में होता था। मैक्रो में क्या होता है? हम मैक्रो लेवल पे चीजें पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, यहाँ पे एक इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ हम सब एज हाउस होल्ड है, सारी फर्म्स हैं, सारी सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मल्टीपल गवर्नमेंट, इवन बाहर से भी डिमांड आ रही है, फॉरेन सेक्टर से भी। तो जब हम सारे सेक्टर्स की डिमांड को जोड़ देते हैं, सारे गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ देते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। क्या है एग्रीगेट डिमांड? इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू। किसका टोटल वैल्यू? फाइनल गुड्स और सर्विसेज का। पढ़ते हो ना नेशनल इनकम में भी, इंटरमीडिएट नहीं लेना, फाइनल लेना है भाई। इंटरमीडिएट तो अभी बन रहा है ना, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो सारे सेक्टर प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए एक लेवल ऑफ इनकम पे, उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड। सिंपल समझ में आता है कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, उसको सारे सेक्टर जब खरीदने के लिए जाएंगे, उसका सम कर दूंगा तो एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। इसके बाद क्या है? क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे बच्चों एग्रीगेट डिमांड के? तो बेटा 4 कंपोनेंट्स होते हैं। देखो याद रखना 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। सर ये C क्या है? सी है बच्चों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन का मतलब कि जो हाउस होल्ड लोग डिमांड कर रहे हैं, हम लोग एज अ कंज्यूमर चीजों को डिमांड करते हैं ना, तो जो हाउस होल्ड लोग डिमांड कर रहे हैं उसको सी बोलते हैं, यानी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड। जैसे आपने अपने घर के लिए कुछ चीजें डिमांड करी, राशन, पानी, खाना, कोई भी सामान आप खरीद रहे हो, वो सब सी वाली कैटेगरी में आता है। ठीक है। अगला होता है आई। आई होता है बेटा जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, जितना भी इन्वेस्टमेंट करा है फर्म्स ने, तो ये फर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हाउस होल्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये फर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स कर रही हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द फर्म्स। ठीक है। उसके बाद जी किसको रिप्रेजेंट करता है? सरकार की डिमांड। मैंने अभी आपको पीछे बोला ना, सबकी डिमांड जोड़नी है, हाउस होल्ड की, फर्म्स की, गवर्नमेंट की और फॉरेन सेक्टर की। तो सरकार की डिमांड, जो भी टोटल खर्चा सरकार करने वाली है कंज्यूमर गुड्स पे और कैपिटल गुड्स पे, सब कुछ इसमें आ जाएगा। चौथा क्या होता है बच्चों? फॉरेन सेक्टर की डिमांड। देखो हाउस होल्ड हो गया, फर्म्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, और ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का क्या मतलब हुआ? फॉरेन सेक्टर, नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है? जो डिमांड हो रही है गुड्स की हमारी टेरिटरी में जो बन रहे हैं, और इंपोर्ट क्या है? जो डिमांड हम लोग कर रहे हैं बाहर के गुड्स की। तो उनका डिफरेंस हम इसमें ले लेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड में याद रखना 4 चीजें। क्या क्या? हाउस होल्ड की डिमांड, फर्म्स की डिमांड, गवर्नमेंट की डिमांड, फॉरेन सेक्टर की डिमांड। तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। डन सर, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास एडी इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। सर व्हाट इज अ 2 सेक्टर इकोनॉमी? बच्चों अभी हम नेशनल इनकम भी जब पढ़ के आए थे, तो हमने ये पढ़ा था पीछे कि हम लोग बस 2 ही सेक्टर को कंसीडर करते हैं। ऑल्दो सेक्टर 4 होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में बस 2 सेक्टर इकोनॉमी ही है। तो अगर एग्जाम में आता है कि कंपोनेंट्स बताओ एडी के, तो चारों लिख के आना, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। और अगर एग्जाम में आता है कि आगे के कुछ क्वेश्चंस, तो वहां पे बस 2 सेक्टर ही लेके चलना है, यानी एडी इज इक्वल टू C प्लस I। बस गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फिलहाल भूल जाना। ठीक है। अब देखो बच्चों, समझने के लिए ना, एडी को समझने के लिए 2 चीजों को समझना पड़ेगा। 2 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो है बच्चों हमारी इनकम, फिर कंजम्पशन, फिर इन्वेस्टमेंट। जब ये हो जाएगा तो एडी बन जाएगा C प्लस I। ठीक है। ओके। अब इनकम लेते हैं बच्चों जीरो से, कि पहले इनकम जीरो है इकोनॉमी में, फिर 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है, फिर 400 है, फिर 500 है, फिर 600 है। ये बच्चों हमने इनकम ले ली। 3 चैप्टर है इस यूनिट में, तीनों में मैं सेम टेबल यूज करूंगा, तो इसको एक ही बार में बनाना सीख लो आप लोग। ठीक है। ये मैंने क्या ले ली? इनकम। उसके बाद बच्चों कंजम्पशन सीखना है। अब कंजम्पशन में बेटा जी ध्यान से एक बात समझना, अगर आपकी इनकम बिल्कुल जीरो हो जाती है, इनकम बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो क्या हम खाना खाना छोड़ देते हैं? कई बार ऐसा सिचुएशन हुआ कि देश में वर्ल्ड वॉर जैसी चीजें हुई, मतलब वर्ल्ड वॉर तो अभी नहीं हुआ, मतलब पहले पुराने समय में वॉर्स हुए, अलग अलग तरीके के वॉर्स होते थे, कर्फ्यू वर्फ्यू लगता था, तो लोगों की इनकम जीरो हो जाती थी। तो क्या लोग खर्चा नहीं करते थे? सर खर्चा तो तब भी होगा, जीना है तो कंजम्पशन तो करना पड़ेगा। कहां से करते थे? पुरानी सेविंग से करते थे, है ना। तो कंजम्पशन तो जीरो पे भी कुछ ना कुछ होगा। तो मैं यहां पे ले रहा हूं कि जीरो पे भी 40 का हम कंजम्पशन कर रहे हैं। ये जो जीरो लेवल पे कंजम्पशन होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब जीवन में ध्यान रखना, जीरो लेवल पे भी कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा, इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलेंगे, और इसको ऐसे C बार से डिनोट करते हैं। ठीक है। फिर बच्चों मेरी इनकम बढ़ रही है 0 से 100, 100 से 200, ये धीरे धीरे इनकम बढ़ रही है।
ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाइड रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर इनकम 100 रुपए से बढ़ रही है, हर बार देखो 100 से बढ़ रही है, तो इंसान 20 रुपए की सेविंग भी करेगा यार, सारा तो खर्च नहीं करेगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर 100 से इनकम बढ़ रही है तो खर्चा 80 से बढ़ा देते हैं, है ना, कि भाई इंसान सेव भी तो करेगा, तो हर बार 80 से खर्चा बढ़ा देंगे। ऑल्दो जरूरी नहीं है हर बार 80 से ही बढ़े, हो सकता है कभी 70 का खर्चा हो, कभी 50 का हो, कभी 90 का हो, कभी 100 का भी हो जाए, लेकिन हमें तो एक बार कॉन्सेप्ट समझना है ना। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 80 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 40 में 80 का खर्चा बढ़ाऊं तो 120, फिर खर्चा बढ़ाऊं 80 से तो 200, फिर 280, फिर 360, फिर 440, फिर 520। देखो बच्चों, इनकम क्योंकि 100 से बढ़ी, खर्चा मैंने 80 से बढ़ा दिया, ठीक है। अब इकोनॉमी में फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट भी करी होगी, है ना, फर्म्स ने क्या करा होगा, इन्वेस्टमेंट भी करी होगी। अब इन्वेस्टमेंट बच्चों किसी ने ज्यादा करी होगी, किसी ने कम करी होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड रखने के लिए कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट मैं मान रहा हूं 20-20 की, कि बस यही इन्वेस्टमेंट है, 20-20 की इन्वेस्टमेंट है पूरे देश में जो फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट करी है। तो ये मेरा हाउस होल्ड्स का डिमांड हो गया, ये मेरी फर्म्स की डिमांड हो गई, दोनों को जोड़ दूं तो एडी बन जाएगा, राइट। जोड़ दो फटाफट से, 40 + 20 60, 140, 220, 300, 380, 460, 540। ये बच्चों एडी आ गया, देखो आ गया, बात समझ में आई। ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ गया बेटा जी। तो एडी कैसे बना, जिसमें हमने दो एलिमेंट्स को जोड़ा, सी को और आई को। अब इसमें ना बाबू कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं। वो क्या पॉइंटर्स हैं कि इनकम के साथ कंजम्पशन का कैसा रिलेशन है। तो देखो, इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, तो इनकम और कंजम्पशन का कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशन। और जब भी डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन होती है तो कर्व कैसा बनेगा, हमेशा अपवर्ड, हमेशा अपवर्ड बनेगा, है ना। फिर सवाल आता है इनकम के साथ एडी का कैसा रिलेशन है। तो देखो, इनकम बढ़ रही है तो एडी भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है। तो अगर डिमांड भी बढ़ रही है तो यहां भी डायरेक्ट रिलेशन हो गया, या फिर यहां भी पॉजिटिव रिलेशन हो गया। तो कर्व यहां भी कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ बनेगा। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, चिंता मत करो। इन्वेस्टमेंट को बच्चों हमने कांस्टेंट ही रखा है, उसको तो हमने चेंज ही नहीं करा। तो इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक सवाल बनता है कि क्या कंजम्पशन कर्व कभी जीरो से शुरू हो सकता है। तो हम बोलेंगे नेवर, कभी भी जीरो से शुरू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो हमेशा रहेगी। जीरो से शुरू होने के तो इसको जीरो करना पड़ेगा, कंजम्पशन जीरो कर दी तो हम सब मर जाएंगे, ये तो होने नहीं वाला। तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होगा, तो ऊपर से शुरू होगा हमेशा, इट विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। क्या एडी कभी जीरो से शुरू हो सकता है, नेवर, क्योंकि इसके अंदर भी तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमेशा रहने वाला है। सही हो गया ना बच्चों। तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स आते हैं, उसको पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट आ जाओ एक बार कर्व बनाना सीख लेते हैं। देखो बच्चों, कर्व बनाना शुरू करते हैं। यहां पे ले लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये इनकम है। इन्वेस्टमेंट इधर बना रहा हूं, ठीक है, इसको 80-80 ले लेते हैं। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 48 के बाद कितना आ जाएगा, 56, मतलब जो भी आएगा तुम लोग इस तरीके से ले लेना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट ले लो। 0 पे भी 20 थी, 100 पे भी 20 थी, 200 पे भी 20 थी, 300 पे भी 20 थी। ये तो हमने बच्चों कांस्टेंट ले लिया था ना, बिल्कुल। देखो कांस्टेंट लेते हैं तो कैसा बनता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन। मैंने बताया ना स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि इनकम कुछ भी हो इसको फर्क नहीं पड़ता, ये यहीं रहने वाला है, ठीक है। कंजम्पशन 0 पे 40, फिर कितना, फिर 100 पे ऊपर की तरफ चले तो 120, फिर उसके बाद 200 पे 200, ऐसे ही ऊपर की तरफ चलता रहेगा। आप बिल्कुल प्लॉट करना अच्छे से, ठीक है। मैं तो वैसे आइडिया से पॉइंटर्स लगा रहा हूं। तो कंजम्पशन का कुछ इस तरीके से बनेगा, ऊपर जाता हुआ, राइट, हमेशा अपवर्ड। अभी मैंने ऊपर दिखाया था ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, जब भी डायरेक्ट होगी तो ऊपर चलेगा। एडी क्या है, इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है, तो यहां से चलेगा, यहां से चलेगा, और इसके बिल्कुल पैरेलल बनेगा। सर इसके बिल्कुल पैरेलल क्यों बनेगा, क्योंकि बेटा एडी और सी के बीच में, एडी और सी के बीच में आई है, और वो बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाला है। स्केल से खींचना तुम लोग ये लाइन, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। देखो, इधर सी लिया, आई लिया, और इधर इनकम लिया, तो ऐसे कर्व्स बन जाते हैं। बन गया, ठीक है। देखो, यही टेबल है, देखो ये टेबल पूरे चैप्टर में यूज करूंगा मैं, यही टेबल है, और यही हमारे पास देखो कर्व है बच्चों। इन्वेस्टमेंट को भी, ऑटोनॉमस का मतलब कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये कंजम्पशन, ये एडी, ठीक है। चलो सर, हो जाए यार, छोटा क्या हो गया। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एडी के बारे में क्या है, देखो ये मैंने आपको सारे बता दी। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, कुछ ना कुछ हमेशा पॉजिटिव कंजम्पशन रहता है, चाहे इनकम जीरो भी क्यों ना हो, ठीक है। कंजम्पशन कब ऊपर की तरफ जाएगा, क्यों ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव रिलेशन की वजह से। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्यों, क्योंकि हमने उसको इंडिपेंडेंट माना है, कांस्टेंट माना है। एडी कर्व भी ऊपर से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद एडी कर्व भी पॉजिटिव स्लोपिंग है, यानी ऊपर की तरफ जाता है। एडी अपवर्ड क्यों है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की वजह से। डन सर, क्लियर है, परफेक्ट। ये सब ऑलरेडी मैंने आपको भी पीछे पॉइंटर्स लिखवा दिए थे, राइट। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास एएस। अब क्या आ रहा है हमारे पास, एएस। एएस को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट समझाता हूं, वो क्या है। देखो बच्चों, आप चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम में सर्कुलर फ्लो पढ़ के आए थे। सर्कुलर फ्लो में आप क्या पढ़ते थे कि बेसिकली हाउस होल्ड और फर्म्स दो कंपोनेंट्स ही हैं। ये सबसे पहले अपनी सर्विसेज देंगे, सर्विसेज के बदले में ये इनको पेमेंट देंगे, इस पेमेंट से ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, और फिर इनको क्या मिलेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी। एक बात बताओ बच्चों, क्या इनका जितना खर्चा होता था इनकी इतनी ही इनकम होती थी या नहीं होती थी, होती थी या नहीं होती थी। इसका मतलब जितना एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का होता था उतनी ही इनकम किसकी होती थी, फर्म्स की होती थी,
होती थी। अब हाउस होल्ड के अगर खर्चों को जोड़ दे तो हम इसको क्या बोल देते थे, डिमांड, कि सर ये तो डिमांड है, अगर हम हाउस होल्ड के खर्चों को जोड़ दें। वहीं पे मैं अगर आपको बोलूं बच्चों की फर्म्स की इनकम को जोड़ दो तो क्या वो सप्लाई बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? भाई फर्म को जितनी इनकम हुई उतना ही तो सप्लाई करेंगी वो, है ना, और हाउस होल्ड ने जितना खर्चा करा उतना डिमांड आएगा। तो हम लोग पता है क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एडी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही बात है। एडी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही बात है। और ऐसे ही हम बोलते हैं एएस और पूरे नेशन की इनकम, एएस और नेशनल इनकम भी एक ही बात है। एएस और नेशनल इनकम भी एक ही बात है बच्चों, समझे? अब मुझे एक बात बताओ, इंसान इनकम का क्या करता है? इंसान इनकम का क्या करता है? आप जो पैसे कमाओगे उससे क्या करोगे? भाई इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड, या तो कंज्यूम कर लोगे या सेव कर लोगे। इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, या तो आप कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से। तो हम लोग पता है क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एएस के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? कंजम्पशन या सेविंग, इसीलिए हम इसको नेशनल इनकम के भी बराबर बोल देते हैं। तो एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। इसका टेबल देखो बच्चों जरा, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, और एएस कैसे निकलेगा? सी प्लस एस। ठीक है, एक बार फिर से वही इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, देखो वही हो गया। मैंने बोला ना पूरे चैप्टर में यही टेबल यूज करूंगा, तीनों चैप्टर में यही टेबल यूज करूंगा, तो अच्छे से सीख लो। कंजम्पशन 0 पे कितना, कुछ ना कुछ तो लेना है, वही 40, फिर 80 से बढ़ा दो, 120, 200, 280, 360, 440, 520। ठीक है बेटा, अब मुझे जल्दी से बताओ, अगर मेरी 600 रुपए की इनकम है और 520 का खर्चा है तो सेव कितना करता हूं? सर 80 रुपए। सेविंग कैसे निकाल रहा हूं मैं? इनकम माइनस कंजम्पशन। 500 का खर्चा, 440 की सेविंग, सॉरी 440 का कंजम्पशन, 60 की सेविंग। 400 में से 360 खर्च करा, 40, 300 में से 280 खर्च करा, 20, 200 में से 200 खर्च करा, 0, 100 में से 120 खर्च करा, -20, -40। देखो ये हमारे पास सेविंग्स आ गई। ठीक है बच्चों, अब सी प्लस एस कर दो तो एस आ जाएगा। 40 - 40 0, 120 - 20 100, 200 - 0 200, 280 + 20, 280 + 20 कितना होगा? 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600। देखो एस कैसे निकाला? सी प्लस एस। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो बच्चों जी, क्या इनकम बराबर एएस आ गया या नहीं आ गया? देखो मुझे तो पहले से पता था, मैंने तो आपको पहले बताया कि एएस और नेशनल इनकम एक ही होते हैं। मैंने तो आपको ऊपर भी बताया कि जितना एएस उतना इनकम, जितना सप्लाई उतना इनकम। बात समझे? तो कितना सिंपल हो गया बच्चों, जितना मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई उतना इनकम होने वाला है ना। अब अगर मैं इसको प्लॉट करने के लिए जाऊं मेरे प्यारे बच्चों, तुम सोचो, हम ऐसे कर्व बनाते हैं, ठीक है? ये टोटल एरिया कितना होता है? क्या ये टोटल 90 डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है ना? अब इधर मैं इनकम लूंगा, इधर मैं एएस लूंगा, तो बेसिकली 100, 200, 300, 400, 500, 600, और एएस कितना? 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनकम और एएस तो एक ही बात नहीं है? ये 100 पे 100, 200 पे 200, 300 पे 300, 400 पे 400, 500 पे 500, 600 पे 600, क्या दोनों बराबर नहीं है? तो अगर मुझे 90 को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो क्या ये बिल्कुल सेंटर से ऐसे कर्व बनेगा एएस का? इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 45 डिग्री। भाई 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर। तो अगर एग्जाम में कभी भी एएस के बारे में बोले तो बता देना कि एएस क्या होता है? 45 डिग्री का कर्व होता है। सर 45 डिग्री का ही क्यों? क्योंकि बच्चों दोनों साइड सेम है ना, इनकम और एएस तो एक ही है। अगर टोटल 90 है, दोनों तरफ सेम करना है, तो 45 डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ या ना? तो एग्जाम में कभी भी एएस का कर्व बनाना हो तो हमेशा बहुत सिंपल है, यहां से बिल्कुल बीच में से सीधी लाइन खींचो, यहां लिख दो एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम, यहां लिख दो 45 डिग्री, खत्म। फ्री हैंड। क्या सर फ्री हैंड बना सकते हैं? बिल्कुल फ्री हैंड बना सकते हो बच्चों, फ्री हैंड ही बना देना। क्लियर हुआ क्या? चलो भाई समझ में आया? देखो क्या मस्त कॉन्सेप्ट है यार, दिल खुश हो जाता है इसको पढ़ा के। देखो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एएस रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो सारे प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम भी बोल देते हैं। मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन, मेजॉरिटी कंज्यूम हो जाता है, बाकी सेव हो जाता है। इट मींस इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। तो एएस इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। लो बच्चों स्क्रीनशॉट, डन। अब इसका टेबल, इसका कर्व, ये सब मैं तुम्हें करा चुका हूं, तो तुमको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, सब कर चुके हो ये बढ़िया तरीके से। अब हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ गया, इनकम को एक्स एक्सिस पे लिया, एएस को वाई एक्सिस पे लिया, 45 डिग्री लाइन बन गई, पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से लिख लेना, डन। अब हमारे पास आएगा बच्चों कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है? इसको मैं शुरू इस क्लास में करूंगा, बस खत्म अगली क्लास में करूंगा। अब बच्चों मैं आपको फंक्शन शब्द से चीजें शुरू कराने वाला हूं। फंक्शन का क्या मतलब है बाबू? फंक्शन का मतलब होता है इस चैप्टर में रिलेशनशिप। फंक्शन का क्या मतलब होता है? रिलेशनशिप। सर ये रिलेशनशिप क्या है? तो बच्चों ये रिलेशनशिप है रिश्ता किसके साथ? इनकम के साथ। आपको रिलेशनशिप दिखाना है यहां पे इनकम के साथ। तो यहां पे दो टॉपिक बनेंगे, एक बनेगा कंजम्पशन फंक्शन, एक क्या बनेगा? कंजम्पशन फंक्शन, और एक टॉपिक बनेगा बच्चों सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन को क्या बोलूंगा? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और सेविंग फंक्शन को क्या बोलूंगा? प्रोपेंसिटी टू सेव।
तो एक तो हो गया कंजम्पशन फंक्शन जिसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, एक हो गया सेविंग फंक्शन जिसको हम प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं बच्चों। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव में मेनली बच्चे हमारे पास क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं ये बड़े ध्यान से देख लो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, फंक्शन का मतलब है रिलेशनशिप, किसके साथ दिखानी है, इनकम के साथ। किसकी रिलेशनशिप, कंजम्पशन का। तो हम यहां पे दिखाने वाले हैं कि कितनी आपकी एबिलिटी टू कंज्यूम है। हम बेसिकली दो चीजों को पढ़ने वाले हैं कि आप इनकम में से कितना कंज्यूम करते हो। सेविंग फंक्शन में क्या होगा, आप इनकम में से कितना सेव करते हो। प्रोपेंसिटी का मतलब एबिलिटी टू सेव। तो अगर कंजम्पशन फंक्शन बोलेगा तो आप कितना इनकम में से कंज्यूम करते हो, सेविंग फंक्शन बोलेगा तो आप कितना अपनी इनकम में से सेव करते हो। तो देखो फिर से वही टेबल लेंगे, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। फिर कंजम्पशन ले लो वही 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। तो देखो बच्चों क्या मैंने इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिश्ता दिखाया है यहां पे, है ना, कि मेरी इनकम इतनी तो मेरा कंजम्पशन इतना। जीरो लेवल पे जो कंजम्पशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जहां पे इनकम और कंजम्पशन बच्चों बराबर होते हैं, जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या होता है, देखो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे क्या होता है, इनकम ज्यादा होता है कंजम्पशन कम होता है। तो अगर इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है इसको बोलते हैं सेविंग्स, क्योंकि कमाई ज्यादा हो रही है ना, 300 में से 280 खर्च कर रहा हूं तो सेविंग करूंगा बाबू। और ऊपर क्या होती है, ये डिस सेविंग्स, ये होती है डिस सेविंग्स। तो कंजम्पशन फंक्शन में बेसिकली तीन सिचुएशन दिखानी है कि इनकम से कितना कंज्यूम कर रहा हूं। अगर ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं डिस सेविंग, कम कंज्यूम कर रहा हूं सेविंग, बिल्कुल बराबर कर रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक हो गया बच्चों। अगर हम सेविंग फंक्शन में चले तो इनकम वही 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजम्पशन फिर वही सेम ले लो, 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। देखो ये ले ली बच्चों। अब आप सेविंग निकाल सकते हो क्या, -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80। जहां पे सेविंग 0 होगी बच्चों, जहां पे सेविंग 0 होगी इसको भी हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे सेविंग 0 है इसको क्या बोलना है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जहां पे इनकम जो है वो बेसिकली सेविंग से कम है या ज्यादा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट से, मुझे कोल्ड भी हो गया। नेगेटिव में जा रही है बेटा, है ना, इसको बोलते हैं नेगेटिव सेविंग्स और डिस सेविंग्स। और नीचे पॉजिटिव सेविंग्स और सेविंग्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर नेगेटिव सेविंग होती है, ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे सेविंग्स हो जाती है। परफेक्ट है बेटा, लो जी। तो अगर मुझे कंजम्पशन फंक्शन दिखाना है तो इनकम का कंजम्पशन के साथ रिलेशनशिप, सेविंग फंक्शन दिखाना है तो इनकम का सेविंग के साथ रिलेशनशिप। ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर नेगेटिव सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे पॉजिटिव सेविंग्स। परफेक्ट, सॉर्टेड। अब बच्चों हम शुरुआत करेंगे आज इनके कर्व्स के साथ। सर इनके कर्व्स कैसे बनते हैं, देखो बच्चों बहुत सिंपल है। अगर मुझे इनके कर्व्स बनाने हो, क्या सर इसके कर्व्स इंपॉर्टेंट है, हाँ बेटा इसके कर्व्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहां पे हम ले लेते हैं इनकम 100, 200, 300, 400, 500, 600। इधर हमने ले लिया कंजम्पशन, ठीक है, इधर हमने क्या ले लिया, कंजम्पशन। तो देखो बच्चों अब आपको सिंपली आपको पता ही है कि हमारे पास सबसे पहले ये तो होता है इनकम का कर्व 45 डिग्री, तो ये तो हमेशा 45 डिग्री कर्व रहने वाला है। फिर इस तरीके से हम यहां से बना देंगे कंजम्पशन का कर्व। ये किसका कर्व बन जाएगा, कंजम्पशन का कर्व बन जाएगा बच्चों, ठीक है। सपोज मैंने यहां पे लिया तो ये हमारा कंजम्पशन का कर्व बन गया। अब आप यहां पे इसको जब मार्किंग करोगे बिल्कुल सेंटर में जहां पे इनकम बराबर कंजम्पशन आया तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, जहां पे इनकम बराबर कंजम्पशन होता है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले ये वाले एरिया में चेक करो कौन सा कर्व ऊपर है, कंजम्पशन ज्यादा है इनकम कम है, क्या बोलते हैं इसको, डिस सेविंग्स। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, इसको क्या बोलते हैं, सेविंग्स। ठीक हो गया बेटा। तो दिस इज हाउ हम इनकम, कंजम्पशन और ब्रेक इवन पॉइंट तैयार कर लेते हैं। सही है बेटा। अब उधर चलते हैं, वहां पे आपको सेविंग का कर्व बनाना, ठीक है। तो सेविंग के कर्व के लिए देखो मैंने यहाँ नेगेटिव से शुरू करा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। तो देखो यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500 मतलब इस तरीके से आप प्लॉट करना प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे 20, 40, 60, 80, इधर माइनस का 20, माइनस का 40। तो देखो जब 0 हमारे पास इनकम है तो -40 है, 100 पे माइनस का 20, 200 पे 0, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे चलता रहेगा। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है। तो सेविंग का कर्व हमेशा नेगेटिव से शुरू होगा बच्चों। कंजम्पशन तो इस तरीके से यहां से शुरू हुआ, ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, कभी 0 से नहीं शुरू हो सकता। सेविंग हमेशा नीचे से नेगेटिव से शुरू होगा। जब सेविंग 0 होता है, ये पॉइंट 0, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट।
क्योंकि यहां पे सेविंग 0 है। इससे पहले देखो ये सारा डिस सेविंग है, क्योंकि नेगेटिव है ना, ये सारा डिस सेविंग है, और ये सारा पॉजिटिव सेविंग है, तो ये सारा सेविंग है, राइट। चलो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊं तुम्हें। देखो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। सी इज इक्वल टू एफ का रिलेशनशिप वाई के साथ, सी कंजम्पशन वाई इनकम, एफ फंक्शनल रिलेशनशिप। सर एग्जाम में आया तो क्या ये सब लिखना पड़ेगा? हाँ बेटा, सब एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस ऑफ हाउसहोल्ड्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज अबाउट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, और उसके साथ साथ कंजम्पशन भी दिखाता है, राइट। चलो भाई इसके बाद टेबल वही सेम, कर्व वही सेम, जल्दी से उधर स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमने बना लिया है। इनकम के साथ कंजम्पशन, डिस सेविंग, सेविंग, सब ऐसे दिखाना है आपको प्रॉपर एग्जाम में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, ये सब आप बेसिकली मेजॉरिटी चीजें आप एडी में पढ़ के आ चुके हो। नेशनल इनकम एक्स एक्सिस पे ली, कंजम्पशन वाई एक्सिस पे लिया। स्टार्टिंग पॉइंट कंजम्पशन कर्व का हमेशा ऊपर से होगा। सर ऊपर से क्यों होगा? थोड़ा बड़ा कर दूं, क्योंकि कर्व तुम देख के क्या करोगे। ऊपर से क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से। दिस इंप्लाइज देयर इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है, हमेशा ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, जो क्या शो करता है? इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है। इनकम अगर लेस देन कंजम्पशन है तो उसको बोलते हैं हम डिस सेविंग, अगर बराबर है उसको बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट, अगर ज्यादा है उसको हम बोलते हैं सेविंग्स। परफेक्ट, लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। और सर आप जो पढ़ा रहे हो तो वही सब लिखा है। हाँ और क्या है बेटा, तुमने समझ लिया ना, तुम्हारे लिए बहुत आसान है, नहीं समझा तो दिक्कत। चलो भाई अब टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अभी पढ़ाता हूं, बट बिफोर दैट तुम लोग एक बार सेविंग फंक्शन देखो। टाइप्स अभी पढ़ाऊंगा तुमको, आज तुम्हें टाइप्स ही पढ़ाने और वीडियो खत्म हो जाएगी। पहले तुम लोग ये सेविंग फंक्शन देख लो। सेविंग फंक्शन क्या है भैया? क्या रिलेशनशिप है किसके साथ? कंजम्पशन का इनकम के साथ, तो फिर सेविंग कितनी निकल के आएगी, ये सेविंग फंक्शन में देखना है। अगर इनकम और कंजम्पशन दिखा रहा हूं तो वो कंजम्पशन फंक्शन है। इनकम से कंजम्पशन हटा के सेविंग जो आ रही है उसका रिश्ता दिखा रहा हूं इनकम के साथ, तो सेविंग फंक्शन है। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ये ऊपर वाला लाइन कुछ नहीं है, सेविंग तुम जानते ही हो यार मेनली, है ना, कैसे निकल रही है। ये लिख देना फिर, एस क्या है सेविंग, वाई क्या है इनकम, एफ क्या है फंक्शनल रिलेशनशिप। सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव क्या दिखाता है कि इनकम में से कितना सेव कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों इसका टेबल, इसका कर्व, ये भी मैंने आपको करा दिया। इसका टेबल भी हमने देख लिया सर, इसका कर्व भी हमने देख लिया। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, वो क्या है? सेविंग कर्व की स्टार्टिंग कहां से होगी? नेगेटिव से होगी, ठीक है, क्योंकि जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, तो वो पुरानी सेविंग से होता है, पास्ट सेविंग से होता है। स्लोप ऑफ सेविंग कर्व कैसा है? स्लोप ऑफ सेविंग कर्व बच्चों ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग भी बढ़ती है, इसलिए वो ऊपर जा रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है? जब सेविंग जीरो होती है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद पॉजिटिव हो जाती है सेविंग। अब आ रहे हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। आओ बच्चों, अब आपने ये तो पढ़ लिया कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है ना, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या मतलब है, क्या रिलेशनशिप है, ये आप समझ गए। अब बच्चों इसके टाइप्स होते हैं कि कितने तरीके के हो सकते हैं ये, तो ध्यान रखो ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब एपीसी। एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी। सर ये तो शब्द हमने पहले भी सुने हैं, ए और एम, एवरेज और मार्जिनल, ये वही है बच्चों। एपीसी क्या होता है? कितनी इनकम पे कितना कंजम्पशन, यानी अगर मेरी 100 रुपए की इनकम है और मैं 70 रुपए खर्च करता हूं तो ये 0.70 या फिर 70% आ जाएगा, है ना। ये यही दिखाता है कि इनकम में से मैं कितना खर्च करता हूं। सपोज मेरी 100 रुपए की इनकम है और मैं 60 रुपए खर्च करता हूं तो ये 0.60 या 60% आ जाएगा। सपोज मेरी 100 रुपए की इनकम है, मैं 80 रुपए खर्च करता हूं तो ये 0.80 या फिर 80% आ जाएगा। तो बेसिकली एपीसी का क्या काम है? एपीसी इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। मैं कितना कंज्यूम करता हूं कितनी इनकम में से, वो एपीसी है। एमपीसी क्या है बच्चों? एमपीसी इज द रेशियो ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। यानी अगर मेरा इनकम चेंज हो गया कि पहले मेरा इनकम था 100, अब मेरा इनकम है 200, तो चेंज इन इनकम कैसे निकलेगा? y1 माइनस y, 200 माइनस 100, तो मेरा चेंज इन इनकम 100 है। पहले मेरा कंजम्पशन था 70, अब मेरा कंजम्पशन है 120। पहले भाई इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा ना। पहले मैं कंज्यूम करता था सपोज 70 रुपए, अब मैं कंज्यूम करता हूं 120 रुपए, तो चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकलेगा? C1 माइनस C, 120 माइनस 70 कितना? 50। तो मेरी इनकम चेंज हुई 100 रुपए से, मेरा कंजम्पशन चेंज हुआ 50 रुपए से, तो ये 0.5 आएगा। यानी कि इसमें आपके पास पुराने वाला इनकम और नए वाला इनकम, पुराने वाला कंजम्पशन और नए वाला कंजम्पशन, ये चार चीजें चाहिए, तब आप एमपीसी निकाल सकते हो। एमपीसी के लिए चेंज इंपॉर्टेंट है। डेल्टा का मतलब चेंज होता है बेटा। जैसे मैं बोलूं कि मेरी इनकम पहले 500 थी तो मेरा कंजम्पशन 300 था, अब मेरी इनकम 1000 हो गई है, कंजम्पशन मेरा 500 है, तो बताओ एमपीसी कितना? तो मैं बोलूंगा एमपीसी इज चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। कंजम्पशन कितना चेंज हुआ? 300 से 500, 200 का चेंज। इनकम कितनी चेंज हुई? 500 से 1000, 500 का चेंज। ठीक हो गया या नहीं हो गया? तो मेरे पास यहां पे इस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी, समझे? आपको हमेशा चेंज दिखाना है। ओके, तो 0 से 0 खत्म कर लेना, ठीक है। 2/5 आ जाएगा, 5 में से 2 नंबर आए बेसिकली 40%, 0.40, ठीक है, परफेक्ट। ओके चलो भाई, एपीसी और एमपीसी तो समझ गए, राइट। अब एपीसी के बारे में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या होते हैं कि क्या एपीसी 0 हो सकता है?
क्या एपीसी 1 हो सकता है? क्या एपीसी नेगेटिव हो सकता है? क्या एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? क्या एपीसी लेस देन 1 हो सकता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिस पे सवाल बनते हैं। अब देखो, एपीसी का फॉर्मूला है C/Y। कभी भी कंफ्यूज हो जाओ ऐसे लगा के देख लेना। इनकम को 100 मान लो। अगर मुझे एपीसी 0 दिखाना है, तो क्या कंजम्पशन का 0 होना जरूरी है? भाई ऊपर वाली चीज 0 आएगी तभी तो वैल्यू 0 आएगी। कंजम्पशन का भी 0 हो ही नहीं सकता, अभी तो पढ़ के आए, नेवर भी 0। तो क्या एपीसी 0 हो सकता है? द आंसर इज नेवर, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव कंजम्पशन, जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी बोलते हैं, है ना बच्चों। क्या एपीसी 1 हो सकता है? 1 कब आएगा बच्चों? जब जितना वैल्यू नीचे उतना ही वैल्यू ऊपर। ये देखो 1 आ जाएगा। 1 तो हो सकता है सर, कब? जब इनकम बराबर कंजम्पशन हो, इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे। यस, ब्रेक इवन पॉइंट पे 1 हो सकता है। क्या एपीसी नेगेटिव हो सकता है? द आंसर इज नेवर। नेगेटिव होने के लिए बच्चों कंजम्पशन का नेगेटिव होना जरूरी है, वो कभी होता नहीं है, तो ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? यस, कब? जब कंजम्पशन ज्यादा हो इनकम से। हमने अभी टेबल बनाई तो शुरू में 100 की इनकम और 120 का कंजम्पशन था ना, तो देखो 1.2 ग्रेटर देन 1 आ गया। क्या एपीसी लेस देन 1 हो सकता है? आंसर है यस, नॉर्मली ऐसा ही होता है। कब? जब हमारा कंजम्पशन कम है इनकम से। नॉर्मली तो लोग यही करते हैं ना कि कंज्यूम कम करते हैं और इनकम ज्यादा होती है, तो नॉर्मली तो लेस देन 1 ही होता है। तो ये पॉइंटर जरूर ध्यान रखना। क्या 0 हो सकता है? आंसर इज नेवर। क्या वो 1 हो सकता है? बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट पे। क्या नेगेटिव हो सकता है? नेवर। ग्रेटर देन 1 हो सकता है? हो सकता है। लेस देन 1 हो सकता है? हो सकता है। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करूं अगर एमपीसी, तो एमपीसी के अंदर 2 ही पॉइंट्स हैं। एमपीसी विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी हमेशा बच्चों 0 से 1 के बीच में चलेगा, यानी कि एमपीसी का मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। सर ऐसा कैसे? देखो एमपीसी का क्या फॉर्मूला है? एमपीसी का फॉर्मूला है बच्चों डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यही है एमपीसी का फॉर्मूला, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब अगर बच्चों मेरी इनकम 100 रुपए से चेंज हुई, यानी कि सपोज मेरी इनकम पहले 100 थी, अब मेरी इनकम 200 हो गई, तो क्या चेंज इन इनकम 100 आएगा? कंज्यूम में पहले 70 करता था, ठीक है। अब एक्सट्रीम से एक्सट्रीम केस क्या है? सोचो, मैं जब 100 रुपए कमाता था तो मैं 70 रुपए में खर्चा चलाता था अपने घर का, और मेरे घर का मस्त खर्चा चलता था। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे घर में सब सुखी थे, बहुत अच्छे से चलता था मेरा सारा काम। तो आप एक बात बताओ मुझे बच्चों, अगर मेरा घर 70 रुपए में सुखी चलता था, तो जब मेरी इनकम बढ़ गई, क्या जरूरी है क्या मैं कंजम्पशन बढ़ाऊंगा? मैंने बढ़ाया ही नहीं। मेरी इनकम 200 से बढ़ी, मैंने कंजम्पशन अभी भी 70 रखा। मैंने कहा मेरा घर मस्त चलता है 70 से, मैं नहीं बढ़ाता। तो आप मुझे बताओ, क्या चेंज इन कंजम्पशन 0 हो गया? कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता, लेकिन चेंज इन कंजम्पशन तो हो ही सकता है। भाई मेरी इनकम बढ़ी तो जरूरी थोड़ा ना कि मैं कंजम्पशन भी बढ़ाऊंगा। तो देखो 0 हो गया, तो एमपीसी 0 तो हो सकता है ना। एक एक्सट्रीम केस तो ये है। दूसरा एक्सट्रीम केस क्या है? दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस 1। दूसरा एक्सट्रीम केस क्या है कि मेरा कंजम्पशन 70 था, मैंने जैसे ही इनकम 100 से बढ़ी तो मैं बेचैन बैठा था कि मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं सब खर्च कर दूं, उड़ा दूंगा। अब मैंने कंजम्पशन बढ़ा दिया पूरा 100 से। मेरी इनकम 100 से बढ़ी तो मैंने पूरे 100 रुपए खर्च कर दिए। मैंने बोला यार इस बार तो खर्च करना ही है, मुझे घूमने जाना है, वर्ल्ड टूर करूंगा। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मेरी इनकम 100 से बढ़ी तो कंजम्पशन मैक्सिमम 100 तक ही तो बढ़ा सकता हूं। भाई इनकम ही 100 से बढ़ी है, उससे ज्यादा कैसे खर्च कर लूंगा, है ना। तो यहां पे चेंज इन कंजम्पशन कितना आ जाएगा? 100। अगर 100 आ गया तो वैल्यू 1 आ गई। देखो ये है एक्सट्रीम केस 2। और इसके बीच में तो चलता ही रहेगा कि 70 से 80 हो गया, 70 से 90 हो गया, 20 का चेंज, 30 का चेंज, 40 का चेंज। तो 0 से 1 के बीच में घूमेगा या नहीं घूमेगा बच्चों? तो ध्यान रखना, एमपीसी का मिनिमम और मैक्सिमम 0 से 1 के बीच में चलता है। समझ में आया क्या? बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। क्लियर? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब ऐसे ही बच्चों प्रोपेंसिटी टू सेव के भी 2 चीजें हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव की भी 2 ही चीजें हैं, 2 ही टाइप्स हैं। जल्दी से बताओ कौन कौन से होंगे, दिमाग लगाओ। एक होगा एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एक होगा एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अरे सर ये तो सेम हो गए, बिल्कुल सेम। एक समझा तो दूसरा तुम्हारे लिए बहुत आसान। एपीएस क्या होगा? इनकम में से कितना सेव करा। अगर मेरा 100 रुपए की इनकम है, कंज्यूम करता हूं मैं 70, तो सेव कितना करता हूं? 30। सेव कितना करता हूं? 30। तो बताओ जल्दी से एपीएस कितना होगा? सर एपीएस होगा एस अपॉन वाई, 30 अपॉन 100, 0.30। हो गया बेटा, परफेक्ट। इसको थोड़ा सा चेंज अगर कर दूं मैं, इनकम है 100, कंज्यूम करता हूं 60, तो सेव कितना करूंगा? सर 40। तो एपीएस कितना आएगा? 0.40। ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही है, अगर तुम यहां पे एपीएस 0.30 ले रहे हो तो एपीसी कितना आएगा इस पॉइंट में? एपीसी इसमें देखो, एपीसी आएगा सी अपॉन वाई, वाई और सी है 0.70। कॉमन सेंस चलनी शुरू हुई कि अगर मैं अपनी इनकम का 30% सेव करता हूं तो कंज्यूम कितना करता हूं? 70%। अगर मैं अपनी इनकम का 40% सेव करता हूं तो कंज्यूम कितना करता हूं? 60%। तो ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। हम पीछे पढ़ के आए थे कि इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो जितना कंज्यूम करते हो और सेव करते हो, दोनों को जोड़ो तो इनकम बनता है या नहीं बनता है बच्चों? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एपीसी और एपीएस का सम हमेशा 1 होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एपीसी और एपीएस का सम हमेशा 1 होगा?
बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चों। ये रिलेशनशिप होती है एपीसी और एपीएस के बीच में, दिस इज ऑलवेज वन। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए प्रूव करो तो पहले ये लिखना y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये लिखना स्टेप नंबर 1। फिर लिखना डिवाइड करो एंटायर इक्वेशन बाय y, पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दो, तो y अपॉन y, c अपॉन y, s अपॉन y, y अपॉन y 1, c अपॉन y एपीसी, s अपॉन y एपीएस। तो देखो एपीसी और एपीएस की वैल्यू 1 आ गई या नहीं आ गई बच्चों जी? अभी सर ये तो मजा आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब एमपीएस क्या होता है? एमपीएस होता है कितना सेविंग में चेंज होगा इनकम में चेंज होने की वजह से, कि अगर मेरी इनकम 100 थी, अभी इनकम बढ़ के 200 हो गई है, कंजम्पशन पहले 70 था तो सेविंग पहले 30 होती थी, अभी कंजम्पशन 120 हो गया है तो सेविंग अभी कितनी होती है? 200 में से 120 हटाऊं तो 80 की होती है। तो जल्दी से बताओ एमपीएस कितना आएगा? एमपीएस आता है चेंज इन इनकम 100 का चेंज, चेंज इन सेविंग 50 का चेंज, तो यहां पे आएगा 50 अपॉन 100 0.50 0.50। अब जरा सोच के बताओ बच्चों, अगर ये 0.5 है तो चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा? देखो चेंज इन कंजम्पशन भी 50 का ही है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये भी 0.50 आ रहा है कि अगर मेरी इनकम का 50% सेव कर लेता हूं तो बचा हुआ 50% क्या करता हूं? कंज्यूम करता हूं। तो हमेशा ध्यान रखना एमपीसी और एमपीएस भी 1 ही होता है। दो रिलेशनशिप मिल गई बच्चों आपको, एपीसी एपीएस इज इक्वल टू 1, फिर आता है एमपीसी एमपीएस इज इक्वल टू 1। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे के पॉइंट्स कराता हूं आपको। आओ बच्चों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स समझते हैं एपीएस से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले इसकी रिलेशनशिप को तो प्रूव कर दूं, है ना? तो इसमें क्या लिखेंगे? वी नो दैट कि अगर इनकम चेंज होता है तो कंजम्पशन और सेविंग की चेंज का सम बनेगा। इसको पूरे को डिवाइड कर दो, डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाय डेल्टा वाई, तो क्या बनेगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो हमारे पास ये तो आ गया 1, ये आ गया एमपीसी, ये आ गया एमपीएस। लो सर, इन दोनों का सम भी 1 के बराबर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर समझ लो किसके? एपीएस के। फिर से वही, क्या एपीएस 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है? ये अब एपीएस को 1 रखने के लिए क्या चाहिए? या सबसे पहले एपीएस को 0 रखने के लिए क्या चाहिए? एपीएस होता है एस अपॉन वाई, ये 100 है, इसको 0 रखना है तो सेविंग को 0 करना पड़ेगा। क्या सेविंग 0 हो सकता है? हाँ सर, सेविंग तो 0 हो सकता है। कहां पे? ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो ये तो पॉसिबल है ब्रेक इवन पॉइंट पे, क्योंकि सेविंग 0 होता है ब्रेक इवन पे, है ना? तो ध्यान रखना ब्रेक इवन पे एपीसी तो 1 होता है, एपीएस 0 होता है। सही? क्या ये 1 हो सकता है? ये 1 हो सकता है क्या? ये 1 तब होगा अगर इनकम 0, इनकम 100 है तो सेविंग भी 100 है, तब 1 होगा कि मैंने जितना कमाया सारा ही सेव कर लिया। इसका मतलब कंजम्पशन 0 हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये 1 तो नहीं होगा। एपीएस कैन नेवर बी 1। क्या ये नेगेटिव हो सकता है? हाँ सर, नेगेटिव सेविंग तो होती है। यस, जब कंजम्पशन ज्यादा हो इनकम से तो नेगेटिव सेविंग होती है। क्या ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है? जब ये बेटा 1 ही नहीं हो सकता तो ग्रेटर देन 1 कैसे होगा? इनकम से ज्यादा सेविंग कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते, ये भी नहीं होगा। क्या ये लेस देन 1 हो सकता है? हाँ, लेस देन 1 तो होता ही है। 0.1, 0.2 की 100 में से 20 रुपए की सेविंग करी तो 0.2, 30 की सेविंग करी तो 0.3, ये तो हो सकता है। ठीक है, और एमपीएस फिर से सेम है बेटा, मिनिमम एमपीएस का 0 होगा, मैक्सिमम एमपीएस का 1 होगा। तो एमपीएस भी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, सेम एमपीसी के जैसा, सेम। ठीक है, लो बच्चों, ये तो पहले पूरा एपीएस का स्क्रीनशॉट ले लो। आजा यार आजा, पूरा का पूरा एपीएस, पूरा का पूरा कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और एपीसी, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, एपीसी, एमपीसी। क्या ही बात है सर। आ जाओ, अब तुम्हें बढ़ा देता हूं, पूरा टॉपिक समाप्त। देखो, अब आ रहा है मेरे पास टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दो तरीके की होगी, एपीसी, एमपीसी। एपीसी क्या है? रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, एपीसी सी अपॉन वाई। स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है? उसके बाद ये टेबल बना दी, ठीक है? वही टेबल है, एपीसी सी अपॉन वाई निकाला है इसने। कर्व की अभी जरूरत नहीं है, इसका कर्व मैं चैप्टर के लास्ट में कराऊंगा। क्या एपीसी मोर देन 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है? ये सब बच्चों मैंने आपको दिखा दिया, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो ध्यान रखना। एपीसी कभी 0 नहीं होगा, राइट? और एपीसी फॉल करता है इंक्रीज इन इनकम के साथ। देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, देखो इनकम 0 से 100, 200, 300, 400 बढ़ रही है ना, एपीसी आपका फॉल करेगा। देखो 1.2, 1, 0.9, देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ध्यान रखना इंक्रीज इन इनकम के साथ एपीसी फॉल करता है, ठीक है? उसके बाद एमपीसी के बारे में आ गया। एमपीसी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। कर्व लास्ट में देखेंगे इसका। देन वही टेबल आ गई, ठीक है? टेबल में देखो वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में चलेगी बच्चों। दूसरा बोल रहा है एमपीसी गरीब का हमेशा ज्यादा होगा रिच से। सर ऐसा क्यों? बच्चों देखो, जब इनकम बढ़ती है ना तो गरीब की ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई होती, विशेष पूरी नहीं हुई होती, तो वो तो खर्चा करने के लिए उतावला होता है कि इनकम बढ़े और मैं खर्च करूं, मैं गाड़ी लूं, मैं अच्छा मोबाइल लूं, अच्छे घर में कपड़े लूं, सब कुछ लेके आऊं, अच्छा घर लूं। तो कहीं ना कहीं इनकम बढ़ती है तो गरीब का कंजम्पशन हमेशा बढ़ता है, और रिच का ऑलरेडी सब ख्वाहिशें पूरी हो चुकी होती हैं तो वो खर्चा नहीं बढ़ाता। तो पुअर का एमपीसी हमेशा ज्यादा होगा रिच के एमपीसी से, ठीक है? और आगे बोल रहा है कि जैसे जैसे हम इनकम को बढ़ाएंगे एमपीसी गिरता चला जाएगा। क्वाइट ऑब्वियस, आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी विशेष पूरी होती चली जाएंगी तो खर्चा आप करने नहीं वाले, तो एमपीसी जो है वो फॉल होता चला जाएगा, ठीक है बेटा? देन एपीसी एमपीसी का एक डिफरेंस दिया हुआ है, देखो
ये रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम है, ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। ये रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम है। अब ये वाले पॉइंटर्स वही है, एपीसी मोर देन 1 हो सकता है, एमपीसी मोर देन 1 नहीं हो सकता। फिर फॉर्मूला आ गया, फिर इनके बारे में वो आ गया कि जो एपीसी है इनकम गिरने से, इनकम बढ़ने से गिरता है, और इनकम इंक्रीज होती है तो एमपीसी भी गिरता है। ठीक है बच्चों, डन, सॉर्टेड। देन वी हैव सेविंग फंक्शन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये टेबल पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस पढ़ लिए हैं। अब आ गया टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, ये भी दो तरीके का होगा, एपीएस एमपीएस, राइट। एपीएस क्या होगा, एस अपॉन वाई, राइट, द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम। अब एपीएस के बारे में क्या है, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, 1 या 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एपीएस बढ़ता है, भाई इनकम बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा ना लोगों का, है ना। देखो यहां इस टेबल में देखो, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है एपीएस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद बाबू एमपीएस की बात करूं तो चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम, ठीक है। एंड एमपीएस के बारे में भी यही है, क्या है जी, एमपीएस के बारे में भी यही है कि एमपीएस हमेशा 0 से 1 के बीच में चलने वाला है। नॉर्मल सिचुएशंस में एमपीएस 0 से 1 के बीच में ही रहता है। डन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कर्व लास्ट में सिखाऊंगा बच्चों इसका भी। अब एपीएस और एमपीएस का डिफरेंस आ रहा है, सेम वैसे ही मीनिंग लिखो, वैल्यू मोर देन 1 लिखो, फॉर्मूला लिखो। ब्लर कर रहा है, ब्लर पकड़ नहीं रहा, कैप्चर नहीं कर रहा, कैमरा भी कभी कभी ऑटो फोकस पे चला जाता है बच्चों, कैप्चर नहीं करता। अब कर रहा होगा, देखो अब कर रहा होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ, अब इधर से स्क्रीनशॉट ले लो, वो बहुत तेज तेज में स्लाइड ऊपर नीचे कर रहा था ना, इसलिए कर रहा होगा, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। देन रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस, क्या रिलेशनशिप है, दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। रिलेशनशिप में आपको प्रूव करके दिखा चुका हूं कि दोनों का सम 1 के बराबर होता है। लास्ट बेटा एक छोटी सी टेबल है कि कौन सी चीज नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब कर चुके हैं हम। ये बल्कि आप ये चीज लिख के ना खुद भर के देखना, क्या एपीसी नेगेटिव हो सकता है, एपीएस हो सकता है, एमपीसी हो सकता है, एमपीएस हो सकता है, सब पढ़ा दिया मैंने आपको अभी कभी, ठीक है। 0 क्या क्या हो सकता है, 1 क्या क्या हो सकता है, मोर देन 1 क्या क्या हो सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी हो चुका है। डन सर, हो गया बस। अब हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन की इक्वेशन। तो बच्चों अगर इक्वेशन की बात करूं तो बेसिकली ये है कि कंजम्पशन या सेविंग कैसे निकलेगा। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन में हम ये देखते हैं कि कंजम्पशन कैसे आएगा। तो कंजम्पशन में आपको पता है देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम कंजम्पशन, भाई ऑटोनॉमस तो होगा ही होगा ना, चाहे आपकी इनकम 0 भी हो, उतना तो रहने ही वाला है। प्लस आगे डिपेंड करता है एमपीसी पे। तो एमपीसी को अगर मैं इनकम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा सीधा सीधा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल कंजम्पशन निकल के आ जाएगा या नहीं निकल के आ जाएगा। एज्यूम कर लेते हैं कि ये बी क्या होता है, बी एमपीसी होता है बच्चों। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये 0.8 है, ठीक है, ये कितना है 0.8, और ऑटोनॉमस कंजम्पशन हम ले लेते हैं वही 40, जैसे हमने हमारी टेबल में बनाया हुआ है 40, राइट। अब मैं अगर आपको बोलूं कि मेरी इनकम जो है अगर 200 है तो कितना कंजम्पशन आएगा। अगर मेरी इनकम 200 है तो आ जाओ देखते हैं, C इज इक्वल टू सी बार यानी 40 प्लस 0.8 इंटू 200, क्योंकि मेरी इनकम 200 है ना। तो देखो कितना निकल के आएगा, C इज इक्वल टू 40 प्लस 160 यानी कि 200। देखो कंजम्पशन भी 200 का निकल के आएगा। चेक करो आप अपनी टेबल में, मैंने आपको जो टेबल कराई है वहां पे 200 इनकम पे कंजम्पशन भी 200 होगा, है ना। अब चेक करो अगर इनकम 500 हो फिर सर क्या होगा, यहीं पे इसी तरीके से C इज इक्वल टू, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, प्लस एमपीसी 0.8 है और मेरी इनकम अगर 500 हो सर फिर तो 40 प्लस 5 इंटू 8 40, तो देखो 440 आ जाएगा। C इज इक्वल टू 440 आ गया, देखो आ गया ना बेटा जी। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट कंजम्पशन, और ये कंजम्पशन की इक्वेशन होती है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ऐसे ही बच्चों सेविंग की इक्वेशन होती है। सर यूज कहां आएंगी, वो फॉर्मूलाज में यूज आएंगी, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें यूज होगी, बाकी आपको इसमें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही सेविंग कैसे निकलता है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सर ये माइनस सी बार क्यों, बेटा सोचो जब 0 लेवल पे आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उतना ही तो नेगेटिव सेविंग होता है ना, तो जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन उतना ही नेगेटिव सेविंग। तो इधर सी बार इधर माइनस सी बार, 1 माइनस बी का मतलब हो गया 1 माइनस एमपीसी यानी कि एमपीएस, क्योंकि सेविंग किस पे डिपेंड करती है, एमपीएस पे डिपेंड करती है। तो सेविंग के केस में हमको एमपीएस लेना है, ठीक है। अब सपोज यही 200 लेवल पे आपको सेविंग निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, S इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 0.2 इंटू 200। देखो 0.2 इंटू 200, तो 200 का 20% कितना होगा, माइनस 40 प्लस 40, सेविंग 0 हो गया, बिल्कुल 0 हो गया कि इनकम लेवल 200 पे सेविंग 0 है, ऑफ कोर्स, क्योंकि कंजम्पशन इनकम पे 200 कमाया 200 ही खर्च कर दिया, तो सेविंग तो 0 आना ही था। तो इक्वेशन के नाम पे आपको बस ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो भाई अब आगे चलते हैं, ये सॉर्ट हो गया इक्वेशन में। अब हमारे पास क्या टॉपिक है, डेरिवेशन, सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। बच्चों देखो इसमें ना आपको कुछ भी दे सकता है, सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन भी दे सकता है, कंजम्पशन फ्रॉम सेविंग भी दे सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये है सर, डेरिवेशन। डेरिवेशन किसका डेरिवेशन, या तो सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व और या फिर कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। बेटा कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट भी है, आ जाता है एग्जाम के अंदर कि डिराइव करके दिखाओ कि आप कैसे सेविंग निकालोगे कंजम्पशन से या कंजम्पशन निकालोगे सेविंग से। तो आपको अगर एक आ गया ना तो दूसरा उसका जस्ट अपोजिट चलेगा। तो देखो सबसे पहले मुझे सेविंग निकालना है कंजम्पशन से, इसका मतलब कंजम्पशन कर्व गिवन है। अब बच्चों कंजम्पशन कर्व कैसा होता है, देखो सबसे पहले ना आप इनकम ड्रॉ कर लेना,
ये आपकी इनकम है 45 डिग्री, है ना। कंजम्पशन कर्व यहां से ले लो, ये आपका कंजम्पशन हो गया। कंजम्पशन तो हमेशा ऊपर से शुरू होता है, राइट। तो ये वाला जो कंजम्पशन है ये गिवन है, आपको यहां से सेविंग कर्व बनाना है। तो सेविंग कर्व कैसा बनेगा बेटा, देखो सबसे पहले तो आप इस तरीके से शुरू कर लेना, चीजें ऐसे शुरू कर देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पे सबसे पहले देखना है कि इधर कितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, कितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, स्केल से मेजर करके बिल्कुल। अब तुम्हें पता है ना, जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उतनी ही नेगेटिव सेविंग होती है ना। तो जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन इतना ही नेगेटिव सेविंग मार्क कर देना, कि जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन उतनी नेगेटिव सेविंग। देखो नेगेटिव सेविंग हो गई। फिर यहां पे बेटा इनकम बराबर कंजम्पशन क्या होता है, ये सर इनकम बराबर कंजम्पशन तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहां पे इनकम बराबर कंजम्पशन है ना। अब मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट इनकम बराबर कंजम्पशन पे होता है और सेविंग 0 पे होता है, तो यहां पे भी ब्रेक इवन होगा क्योंकि सेविंग 0 होगी यहां पे, राइट। अब देखो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। एक तो आपने पॉइंट यहां से लिया, जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन उतना नेगेटिव सेविंग। दूसरा आपने ब्रेक इवन से पॉइंट लिया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, बस इन दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे, तो देखो सेविंग कर्व आ गया बच्चों। एग्जाम में आपको ऐसे बना के दिखाना है कि कंजम्पशन से कैसे हमने सेविंग बनाया, राइट। और अगर इसका उल्टा आ जाए कि सेविंग से कंजम्पशन बना के दिखाओ, कंजम्पशन डिराइव करो सेविंग से, तो फिर क्या करना है, फिर यही सेम काम करना है, बस पहले सेविंग बनेगा इस बार। देखो ये आपने सेविंग कर्व ले लिया, ठीक हो गया बेटा, सही है। इसको थोड़ा सा ऐसा ले लेता हूं। अब यहां पे ब्रेक इवन है ना, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन क्यों है, क्योंकि यहां पे सेविंग 0 है। अब आप इस तरीके से एक यहां से सीधा इनकम ड्रॉ करो 45 डिग्री, ठीक है। फिर आप देखो कि यहां पे जितना नेगेटिव सेविंग है, जितना नेगेटिव सेविंग है उतना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा, उतना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा। फिर आप यहां से, क्योंकि यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट है, तो यहां पे भी ब्रेक इवन पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि इनकम बराबर कंजम्पशन यहां पे होगा। अब फिर से 2 पॉइंट मिल गए, ज्वाइन कर दो, ये बन गया कंजम्पशन। देखो इस तरीके से सेविंग से कंजम्पशन बन सकता है। तो आपको एग्जाम में कुछ भी पूछेगा, या कंजम्पशन से सेविंग या सेविंग से कंजम्पशन, आपको दोनों बनाने आने चाहिए, ठीक है। इसको कम से कम 2-2 3-3 बार बना के प्रैक्टिस जरूर करना। लो स्क्रीनशॉट बच्चों। सर इसके अंदर कुछ लिख के भी आना है, हाँ बेटा देखो ऐसे सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, ये मार्किंग्स देख लो एक बार, ये बनवा दिया मैंने आपको कर्व एज इट इज, आपको ऐसा ही बना के आना है, ठीक है। इधर इनकम इनकम, इधर कंजम्पशन, इधर सेविंग्स, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है, ऐसा देखो, in the above diagram CC is the consumption curve and 45 degree line is the income curve, right। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोल रहा है OC है, इतना ही नेगेटिव सेविंग होगा OS। ये देखो OS नेगेटिव सेविंग, ऊपर ऐसे ही OC ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। सेविंग कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट S ऑन द नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव से शुरू होता है। कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्ट करता है पॉइंट E पे, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, वहां से परपेंडिकुलर डालो, सेविंग कर्व इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब क्या आ रहा है बच्चों, अब आ रहा है कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, ठीक है। देखो यहां से क्या था, यहां पे क्या था, यहां पे था सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन, और यहां पे क्या है, कंजम्पशन फ्रॉम सेविंग, ठीक है। ओके ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा, डायग्राम वो बनेगा जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया, वो वाला डायग्राम बनाना, बस स्टेप्स ही ले लेना, ओके ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, डन सर। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सर ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है बेटा, तुम्हें मैंने 2 तरीके के फंक्शंस पढ़ा दिए, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया C का इनकम के साथ, सेविंग फंक्शन पढ़ लिया S का इनकम के साथ, लास्ट आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब सर ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट का इनकम के साथ फंक्शनल रिलेशनशिप। इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशनशिप है सर, इन्वेस्टमेंट से इनकम का क्या लेना बेटा। 2 प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब ऑटोनॉमस आपने कई बार शब्द सुन लिया तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस का मतलब होता है बेटा जो फिक्स्ड होता है, जिसको इनकम से फर्क ही नहीं पड़ता, जो करनी ही करनी है। जैसे गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करता है वो करता ही करता है, सरकार को पैसा नहीं कमाना, सरकार तो सोशल वेलफेयर में कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट। लेकिन प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए करता है ना, कि अगर मेरी इनकम 100 है तो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं 20 की, इनकम 200 हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी 40 की कर दूंगा, इनकम 300 हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी 60 की कर दूंगा। जबकि अगर गवर्नमेंट की बात करें वो बोले इनकम चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, हमें तो 50 का इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, क्योंकि हमारा मोटिव प्रॉफिट मेकिंग है ही नहीं, हमारा मोटिव तो क्या है, हमारा मोटिव सोशल वेलफेयर है, समाज सेवा करना है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होता है बच्चों, चाहे इनकम इधर 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, ये इनकम है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 50 ही रहने वाला है, 100 पे भी, 200 पे भी, 300 पे भी। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम लोग ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो सर हमने जो अपने टेबल में ली थी क्या वो गवर्नमेंट की थी बेटा, वो तो हमने एज्यूम करी थी, वहां पे तो हम 2 सेक्टर पढ़ रहे हैं, वहां पे तो हाउस होल्डर फर्म्स ही हैं। हमने सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए उसको ऑटोनॉमस माना था, रियल लाइफ में वो ऑटोनॉमस नहीं होता, रियल लाइफ में वो इंड्यूस्ड ही होता है, लेकिन हमने सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम करा। बट आपको मतलब समझ में आया ना ऑटोनॉमस इंड्यूस का। इंड्यूस में क्या होगा, देखो इंड्यूस ऐसी होगी कि मेरा इनकम अगर 100 है, 200 है, 300 है, तो इन्वेस्टमेंट भी उसके साथ साथ ही चलने वाला है। 100 पे 20, 200 पे 40, 300 पे 60। देखो ये हमारा इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड हो गया, जो इनकम के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है। लो इसका भी स्क्रीनशॉट बच्चों, देखो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स, उसी को बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट में हमारे पास 2 तरीके की है, इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड कौन सी है, जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से करी जाती है और डायरेक्टली इनकम से इन्फ्लुएंस होती है। इनकम इलास्टिक होती है, इनकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, घटेगी तो ये भी घटेगी। और ऑटोनॉमस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम, जिसको इनकम से फर्क ही नहीं पड़ता और प्रॉफिट मोटिव से भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया बच्चों। ये इनकम इनइलास्टिक होती है। कर्व देख लिया आपने, परफेक्ट, बढ़िया सर।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेम जो चीजें मैंने आपको पीछे बताई वही लिखी है। मीनिंग इनकम इलास्टिसिटी, एक इनकम इलास्टिक है, एक इनकम इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब बच्चों चेंज नहीं होती। देखो एक इनकम इलास्टिक है, एक अनअफेक्टेड रहती है चेंज इन इनकम से। फिर मोटिव, एक प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, एक सोशल वेलफेयर के लिए होता है। फिर कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। ये देखो ये बेसिस है, मोटिव और सेक्टर। डन। अब आ रहा है बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ये सिर्फ रीड ओनली है, बस आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हो रही है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है बेटा। पहला कि इन्वेस्टमेंट से आपको कितना बेनिफिट आ रहा है, जिसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं एक तरीके से, कि अगर मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वहां से मुझे कितना बेनिफिट इन रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि अगर आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए, है ना। तो जो रिटर्न आ रहा है उसको बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा, वो जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है वो पैसा मुझे कहां से आया। अगर मैंने वो किसी बैंक से लोन लिया है तो मुझे वहां पे कितना इंटरेस्ट पे करना है, यानी मुझे कितने का पड़ा है वो, राइट। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ रुपए, कितने ब्याज पे? 10% के ब्याज पे, तो 10% तो मुझे उसका पे करना है। फिर मैंने जहां इन्वेस्ट किया वहां पे मैं कमा रहा हूं उससे 20%, तो मैं फायदे में रह रहा हूं ना। 10% पे करना है, 20% कमा रहा हूं, तो ये दोनों क्या है? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ रीड ओनली है, दैट इज इट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस रीड ओनली। डन सर। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों एक्स एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बच्चों एक्स एंड का मतलब होता है प्लान्ड। ये एंड वर्ड कहीं भी आए तो समझ जाना इसका मतलब प्लान्ड है, ठीक है। और पोस्ट कहीं भी आए उसका मतलब एक्चुअल होता है। अब एक्स एंड सेविंग क्या है? जितना सेविंग करने का आपने प्लान किया था। और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या है? जितना इन्वेस्टमेंट करने का आपने प्लान किया था। एक्स पोस्ट सेविंग क्या होगी? एक्चुअल में कितनी सेविंग करी। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? एक्चुअल में कितनी इन्वेस्टमेंट करी। देखो एक्स एंड क्या है? द अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड प्लान्स टू सेव, जितना वो करना चाहते हैं। और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स प्लान्स टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है? डन सर। इसके बाद क्या आ रहा है? एक्सपोस्ट। एक्सपोस्ट बच्चों एक्चुअल होता है। इट रेफर्स टू द एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग। जो आपने एक्चुअली करी वो एक्सपोस्ट सेविंग है, जो आपने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करी वो एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट है। सर क्या ये एग्जाम में आता है? रीड ओनली, पता होना चाहिए बस, दैट इज इट। देन वी हैव बेटा जी फुल एम्प्लॉयमेंट। सर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट बच्चों एक वो सिचुएशन होता है इकोनॉमी में जहां पे जितने भी लोग जो विलिंग है, एबल है, काम ढूंढ रहे हैं, उनको काम मिल भी गया। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इकोनॉमिक का सिचुएशन होता है जिसके अंदर जितने भी लोग आर विलिंग एंड एबल टू डू सम वर्क आर गेटिंग द वर्क, उसको फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। देखो क्या लिखा है? इट रेफर्स टू सिचुएशन इन व्हिच ऑल दोस पीपल्स हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क गेट वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब बच्चों एक इकोनॉमी में ना फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी दो प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट छिपी होती है, तो ध्यान रखना फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर एक्जिस्टेड। फुल एम्प्लॉयमेंट के बावजूद भी दो चीजें उसके अंदर छुपी होंगी। कौन कौन सी? नंबर 1 फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब एज्यूम करो कि हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, ऑल्दो नहीं है बट तुम एज्यूम कर लो कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। अभी जैसे एआई आएगा तो बहुत सारे लोग होंगे जिनकी जॉब्स शायद खतरे में आए। क्यों? क्योंकि उनको एआई टूल्स यूज करने नहीं आते होंगे। इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की जरूरत होगी जिनको एआई टूल्स यूज करने आते हैं। तो जब तक वो नहीं सीखेंगे तो पहले उनको सीखना पड़ेगा, उतने टाइम के लिए क्या उनकी जॉब रिस्क में जाएंगी, बेरोजगारी भी आएगी। तो स्ट्रक्चरल क्या होता है? जहां पे पीपल अनएम्प्लॉयड रहते हैं मिसमैच की वजह से, कि रिक्वायरमेंट किसी और स्किल वाले लेबर की है और अवेलेबिलिटी किसी और स्किल वाले लेबर की है। अवेलेबिलिटी किसकी है? जिनको भी आता नहीं है, चाहिए कैसे? जिनको एआई आए, है ना। और फ्रिक्शनल क्या होता है? इट इज द टाइम गैप बिटवीन टू जॉब्स, कि मैंने एक जॉब छोड़ के दूसरी ली, तो बीच में टाइम तो आएगा ना, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, जब भी ज्वाइन करूंगा। एक छोड़ी ऐसा तो नहीं आज छोड़ी कल से दूसरी पे जाना, ऐसा तो नहीं होता, बीच में गैप तो आएगा। उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच एक्सिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वेयर वर्कर लीव वन जॉब एंड ज्वाइन अदर जॉब। इसके बाद आता है बच्चों इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब इनवॉलंटरी क्या है? यूजुअली तो यही होता है कि हमारी इच्छा है काम करने की बट काम नहीं मिल रहा, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। बट कुछ लोग होते हैं जो वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड होते हैं। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, जो बोलते हैं कि मुझे काम ही नहीं करना भाई, पैसा बहुत कम दे रहे हैं, मैं तो इस पे काम नहीं करता, ये मेरे स्टैंडर्ड्स नहीं है, अपनी इच्छा से ही काम नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं वॉलंटरी। इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ही इज नॉट विलिंग टू वर्क, वो काम नहीं करना चाहता। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? परफेक्ट सर। बस जी, कॉन्सेप्ट का नाम है इक्विलिब्रियम लेवल। अब देखो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ना इक्विलिब्रियम, ये कीन्स ने दिया है, ठीक है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वैसे तो आप माइक्रो में भी इक्विलिब्रियम पढ़ते हो। इक्विलिब्रियम एक जनरल वर्ड है, इक्विलिब्रियम को हम साइंस में भी कई जगह देखते हैं। ये वर्ड ऐसा नहीं है कि स्ट्रीम बेस्ड है, सब जगह में देखने को मिलता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर पोजीशन ऑफ नो चेंज। स्टेट ऑफ रेस्ट या पोजीशन ऑफ नो चेंज। तो व्हाट इज अ इक्विलिब्रियम? जब भी मैं इक्विलिब्रियम की बात करूंगा ना बच्चों, तो इक्विलिब्रियम वो है जहां पे इकोनॉमी में, हमने क्लास 11 माइक्रो में भी पढ़ा था, माइक्रो में देखो आप क्या देखते थे कि भैया जहां पे कंज्यूमर खुश यानी कि डिमांड, क्योंकि डिमांड ही तो करता है कंज्यूमर, जहां पे प्रोड्यूसर खुश यानी कि सप्लाई, जहां पे दोनों ही खुश हैं इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे, है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते थे इक्विलिब्रियम कहां पे है? जहां पे इकोनॉमी में कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स दोनों खुश हैं, राइट। अभी हम माइक्रो नहीं पढ़ रहे बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं मैक्रो। अब मैक्रो में हम क्या बोलेंगे? मैक्रो में हम बोलेंगे कि डिमांड तो है नहीं, यहां पे तो क्या है? एग्रीगेट डिमांड, और सप्लाई भी नहीं है यहां पे क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। तो कीन्स ने बोला कि मैं एक थियरी दूंगा जिसका नाम होगा कीनीजियन थियरी। इसको कीनीजियन क्यों बोला गया? क्योंकि ये कीन्स ने दी। दिस थियरी इज गिवन बाय प्रोफेसर जेएम कीन्स, ठीक है। तो इसकी थियरी को बोला गया कीनीजियन थियरी। कीन्स ने बोला कि एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम वहां पे आएगा जहां पे एएस और एडी बराबर होंगे, तो ये आपका इक्विलिब्रियम बनेगा। तो जहां पे बच्चों एडी बराबर एएस होगा ना,
वो इक्विलिब्रियम है। दिस इज इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम है? क्योंकि यहां पे जितने भी लोग कंज्यूमर्स हैं वो भी खुश हैं और जितने भी लोग प्रोड्यूसर्स हैं वो भी खुश हैं। इसका मतलब इकोनॉमी में बिल्कुल भी एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड नहीं है, ना डिमांड ज्यादा है ना डिमांड कम है, सब खुश है। तो हमने यहां पे देखा कि इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? जहां पे AD बराबर AS होता है। अब बच्चों AD के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? C प्लस आई। AS के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? C प्लस एस। C से C कट कर दूं तो I बराबर S। तो हमारे पास दो अप्रोच हो गई। कौन कौन सी दो अप्रोच हो गई बच्चों इक्विलिब्रियम ढूंढने की? एक तो हो गई AD-AS अप्रोच, दूसरी हो गई SI अप्रोच। तो अगर हमें एग्जाम में डिफाइन करना हो कि इक्विलिब्रियम कहां पे है तो हम बोलेंगे भाई दो सिचुएशन पे हो सकता है, या तो AD बराबर AS या S बराबर I। सर इसका टेबल कैसे बनेगा? आओ जरा टेबल दिखा दूं मैं आपको एक बार। टेबल किस तरीके से बनता है? हमारे पास इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500। उसके बाद बच्चों हम लोग कंजम्पशन ले लेते हैं। कंजम्पशन कैसे कैसे आता है? 40, 120, 200, 280, 360, 440। ये बेटा हमारी कंजम्पशन हमने ली, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ले लो। इन्वेस्टमेंट आपने वही 20-20 ली हुई है। मैं तो पूरे चैप्टर में आपको बोला था कि एक ही टेबल यूज करूंगा, है ना। अब AD कैसे निकलेगा बच्चों? AD होता है C प्लस आई और AS कैसे होता है? C प्लस एस। तो हम एक बार S भी निकाल देते हैं, सेविंग्स भी निकाल देते हैं। इनकम 500 में से 440 खर्च हो गए तो 60, 400 में से 360 तो 40, 20, 0, -20, -40, ये ऐसा आ गया। अब देखो AD निकालेंगे और AS निकालेंगे। AD कैसे निकलता है? C प्लस आई। AS कैसे निकलता है? C प्लस एस। आओ जरा AD चेक करो। C प्लस आई 60, 140, 220, 300, 380, 460। देखो ये AD है। और AS कैसे निकलेगा? C प्लस एस। इसको जोड़ दो 0, 100, 200, 300, 400, 500। ये तो आपको पता ही है कि इनकम और AS एक ही होते हैं, है ना। इनकम और AS एक ही होते हैं बच्चों। अब यहां पे बेटा जी आप ध्यान से अगर देखो तो आपको एक कॉलम और बना लेना है एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ना बच्चों इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों दिखाने होते हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट लेवल और ले लेना 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। ये आप एम्प्लॉयमेंट लेवल और ले लेना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो चेक करो AD बराबर AS कहां पे आ रहे हैं? यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पे देखो। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो बच्चों तो यहां पे AD बराबर AS है 300-300, यहां पे S बराबर I है 20-20, और इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को ही 300 बोलेंगे। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 30 पे बोलेंगे, राइट। तो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? जहां पे AD बराबर AS हो या S बराबर I हो, या फिर अगर मैं ऊपर देखूं तो वो क्या है? AD ग्रेटर देन AS। इसी को बच्चों हम लोग एक्सेस डिमांड भी बोल देते हैं। और अगर मैं नीचे देखूं तो AD इज लेस देन AS, इसी को हम डेफिशिएंट डिमांड भी बोलते हैं। तो AD बराबर AS इज एक्सेस डिमांड, AD लेस देन AS इज डेफिशिएंट डिमांड। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी ही सिचुएशंस हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। बस एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा देख लेना, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। यहां से बच्चों अगर हम आगे चले, अब हम एक बार चेक करके चलते हैं कि किताब में कौन कौन सी चीज कहां कहां पे कितनी कितनी दी हुई है। एक बार आप वो चेक करो। देखो जरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट? बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखो लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू द कीनेसियन थ्योरी। अगर मैं कीनेसियन थ्योरी की बात करूं, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन AD फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू AS। जब AD किसके बराबर हो? AS के बराबर हो, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? जहां पे AD बराबर AS होगा। अब AD C प्लस आई है, AS C प्लस एस है, दोनों की कटिंग कर दो तो SI बन जाता है। तो या तो AD बराबर AS हो या S बराबर I हो, ठीक है। अब इधर देखो, अकॉर्डिंग टू कीन्स देयर आर टू अप्रोचेस। दोनों हमने देख ली, AD-S, SI, ये आ गया। अब बच्चों ये बोल रहा है कि अगर आपको ये पढ़ना है तो कुछ एज्यूम करके चलना पड़ेगा। क्या? नंबर 1, 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं, यानी गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर नहीं होगा, सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स होंगे, यानी वही कंज्यूमर्स और फर्म्स होंगे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस माना है, 2020 लिया था, ये भी असम्पशन है। तीसरा, प्राइस लेवल चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है, क्योंकि फिर प्राइस की वजह से डिमांड सप्लाई चेंज होते हैं, तो उसको भी कांस्टेंट लेना। चौथा, शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं हम सब कुछ। किसमें पढ़ रहे हैं? शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों अगर एग्जाम में AD-AS अप्रोच आएगा तो कैसे लिख के आओगे ताकि आपको पूरे 6 नंबर मिले? 6 नंबर में सवाल आता है, ठीक है। तो 6 मार्क के लिए आप क्या लिखोगे? सबसे पहले नंबर पे लिखना बच्चों मीनिंग। मीनिंग में क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू कीनेसियन थ्योरी इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? जहां पे AD बराबर AS होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? मीनिंग के साथ साथ AD को पूरा डिफाइन करो, यानी उसके कंपोनेंट्स C प्लस I को पूरा डिफाइन करो, AS को पूरा डिफाइन करो, जिसके अंदर C प्लस S को पूरा डिफाइन करो, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में बच्चों एजम्पशंस लिखो कि इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी। नंबर 4 पे टेबल बनाओ, ये वाला टेबल। नंबर 5 पे कर्व बनाओ, तब आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। तो अगर आपको पूरी अप्रोच लिखने को आ जाएगा तो 6 मार्क में सब कुछ लिख के आना। पहले मीनिंग, फिर उसको डिफाइन करना, फिर असम्पशंस लिखना, फिर टेबल बनाना, फिर कर्व बनाना और पूरा परफेक्ट कर देना, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कीनेसियन थ्योरी इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा? जहां पे AD बराबर AS होंगे। फिर AD के दो कंपोनेंट C क्या है, I क्या है, सब पढ़ के आ चुके हो पीछे तुम लोग। कंजम्पशन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, पढ़ लिया। फिर AS क्या है? C प्लस S का कर्व होता है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देन टेबल बनाएंगे। टेबल मैं ऑलरेडी आपको बना के दे चुका हूं, वही सेम। मतलब आपको ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 40 लिया, लेने की जरूरत नहीं है। तुम लोग 2020 जो चैप्टर में बनाइए वही लेके चलना, सेम टेबल लेके चलना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बोल देंगे कि AD कर्व हमें डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर बता रहा है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू इनकम, राइट। तो देखो जहां पे भी AD बराबर AS होंगे पॉइंट E पे, इसी को हम इक्विलिब्रियम बोल देंगे। यहां पे क्या है? देखो जरा क्या लिखा हुआ है। E is the equilibrium point because at this point the level of spending
एंड इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली इक्वल टू लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है बच्चों, ओ वाई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आ जाएगा। सर ओ वाई क्या है? देखो ये इक्विलिब्रियम के नीचे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये आउटपुट है इक्विलिब्रियम, इस पे इनकम कितनी है 400 करोड़ इस टेबल के हिसाब से। देखो यहाँ पे इनकम 400 है, जो मैंने आपको टेबल बनाई थी वहां पे 300 करोड़ था। ठीक है, पूरा लिखना है। और इस सिचुएशन को जहां पे एडी बराबर एएस होते हैं बच्चों, इस सिचुएशन को बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब जितनी डिमांड हो रही है उसको हम फुलफिल भी कर पा रहे हैं, तो इस डिमांड को बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। राइट, इट इज अ सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड, इट इज दैट लेवल ऑफ एडी व्हिच बिकम्स इफेक्टिव बिकॉज इट इज इक्वल टू एएस। बढ़िया हो गया सर ये तो। अब बच्चों हमारे पास दो सिचुएशंस बनती हैं, अगर एडी ज्यादा हो तो क्या होगा, एडी कम हो तो क्या होगा। देखो बच्चों, अगर एडी ग्रेटर देन एएस हो जाए ये तो क्या होगा, एडी लेस देन एएस हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, और जरा आपको मैं इसका एग्जैक्ट वो समझा दूं अच्छे से क्या क्या इंपैक्ट आएगा। देखो बच्चों, अगर एडी ग्रेटर देन एएस हो जाता है यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जितना जितना हमने सोचा था कि इतना इतना हम स्टोर करेंगे वो हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो एडी ग्रेटर देन एएस होने से मेरा जो प्लान्ड इन्वेंट्री है वो फॉल कर जाएगा। मेरा प्लान्ड इन्वेंट्री क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, यानी कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा डिमांड आ गई तो इन्वेंट्री कम हो जाएगा। तो अगली बार मुझे सही करने के लिए यानी इस इन्वेंट्री को वापस से मेंटेन करने के लिए अगली बार प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ेगा, है ना, मुझे देखना पड़ेगा। और अगर मैं इधर देखूं कि इतनी डिमांड ही नहीं हुई, अगर इतनी डिमांड ही नहीं हो रही बच्चों, तो फिर जो मेरा प्लान्ड इन्वेंट्री है वो राइज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, मेरा इन्वेंट्री बढ़ जाएगा। अब इन्वेंट्री बढ़ने से क्या होता है बच्चों, सोचो जरा, इन्वेंट्री बढ़ने से क्या होगा, एक तो था मेरा इन्वेंट्री गिर गया और एक है मेरा इन्वेंट्री बढ़ गया। अब इन्वेंट्री अगर बढ़ गया तो मेरे पास बहुत सारा माल ऑलरेडी बचा हुआ है, बहुत सारा माल ऑलरेडी बचा हुआ है, तो जो मेरा आउटपुट है यानी जो प्रोडक्शन है उसको मैं कम करूंगा और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, आउटपुट भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, यानी यहां से हम ऊपर की तरफ चलेंगे। देख रहे हो, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है और ओवरऑल आउटपुट भी कम हो रहा है, हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ऊपर की तरफ कब तक चलेंगे, जब तक एडी बराबर एएस पे नहीं पहुंच जाते। राइट, और अगर आप इधर देखो तो मेरा प्लान्ड इन्वेंट्री कम है, मेरा जो स्टॉक है वो कम है, तो सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा, आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा और आउटपुट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जब मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा लोगों की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अब देखो एम्प्लॉयमेंट भी आगे की तरफ चल रहा हूं मैं, और पहुंचना कहां है मुझे, जहां पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए रिसोर्सेज का, इफेक्टिव डिमांड हो जाए, है ना। तो यहां भी कब तक चलेंगे, जब तक ये सिचुएशन नहीं आ जाती, यहां भी कब तक चलेंगे, जब तक ये सिचुएशन नहीं आ जाती, पहुंचना यही है अल्टीमेटली, है ना। तो अगर एडी ग्रेटर देन एएस है बच्चों, यानी डिमांड ज्यादा है तो इन्वेंट्री कम रह जाएगा, सही करने के लिए आउटपुट बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ। वहीं पे अगर एडी लेस देन एएस है, एडी लेस देन एएस का मतलब इन्वेंट्री ज्यादा है, डिमांड हो ही नहीं रही इतनी, इस सिचुएशन में आउटपुट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। देखो अगर एडी लेस देन एएस हो, अगर एडी लेस देन एएस है, इट मींस फर्म्स और कंज्यूमर्स कम खरीद रहे हैं जितना हमने सोचा था, तो एज अ रिजल्ट इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, माल बचा हुआ है, तो आगे से मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, जब तक वो स्टॉक क्लियर नहीं हो जाता। राइट, और अगर उल्टा हो, एडी ग्रेटर देन एएस हो, इसका मतलब अगर एडी मोर देन एएस है तो इसका मतलब है कि फर्म्स और कंज्यूमर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इकोनॉमी में ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगली बार प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। द प्लान्ड इन्वेंट्री विल फॉल, इन्वेंट्री गिर जाएगी। अब इन्वेंट्री को सही करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाओ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ। परफेक्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास एसआई अप्रोच। सर एसआई अप्रोच में क्या करेंगे, एसआई अप्रोच भी बिल्कुल सिंपल ऐसा ही है बच्चों, मैंने अभी आपको टेबल बताई ना, सेम वही चलेगी, बस इसमें क्या बोलोगे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, मीनिंग से शुरू करना, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के हिसाब से इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, जहां पे सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होता है, जहां पे एस बराबर आई होता है। सही है, फिर उसके बाद एस को डिफाइन करना, आई को डिफाइन करना कि सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, फिर असम्पशंस, टेबल और कर्व। अब सर एसआई अप्रोच में कर्व कैसा बनेगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच में कर्व कैसा बनेगा, अब एक बार कर्व सीख लो। ये एएस है, ये एडी है, ये इक्विलिब्रियम है, एएस आ गया, एडी आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। अगर हम अब नीचे चलें, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है। आपको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहां पे एक लाइन खींचनी है, क्योंकि सेविंग तो नेगेटिव से शुरू होता है, और ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो देखो एस बराबर आई, एस बराबर आई यहां पे है और एडी बराबर एस यहां पे है, तो इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि एस बराबर आई है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि एडी बराबर एस है यहाँ पे। तो एडी बराबर एस से इक्विलिब्रियम ढूंढ लो या एस बराबर आई से इक्विलिब्रियम ढूंढ लो, एक ही बात है। इधर आएगा इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इधर हमने एडी लिया, इधर हमने एस और आई लिया। परफेक्ट, सही हो गया बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, क्या बात है। ये हमारी टेबल, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। वही टेबल है बच्चों। अब इसमें भी दो सिचुएशन बनेगी, अगर सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है या सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। देखो इसमें भी यही बनेगी। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो अब आपको एडीएस को भूल जाना है, फिलहाल आपको एडीएस को भूल जाना है और एस और आई को देखना है बस। स्क्रीनशॉट तो यही हुआ है आपने, मैं ये हटा रहा हूं। अब देखो बच्चों, ये आ गया,
ये आ गया। देखो दिस इज इक्विलिब्रियम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट है। अब अगर मैं इसके ऊपर चलूँ और इसके नीचे चलूँ तो ध्यान से देखो नीचे क्या है, एस इज ग्रेटर देन आई, ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है, एस इज लेस देन आई, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, राइट। तो आप सोचो बच्चों, अगर सेविंग ग्रेटर है, सेविंग ग्रेटर होने का मतलब होता है कि लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, सेव ज्यादा करने का मतलब है कि खर्चा कम कर रहे हैं। अगर खर्चा कम कर रहे हैं तो माल हमारा उतना बिक नहीं रहा, इसका मतलब फिर से वही बात है कि प्लान्ड इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, क्योंकि माल बिक नहीं रहा तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक को क्लियर करने के लिए मैं अगली बार क्या करूंगा, आउटपुट कम करूंगा कि भैया पहले तो पहले वाला माल बेचूं, और एम्प्लॉयमेंट भी कम करूंगा, क्योंकि मैं कोशिश ये करूंगा कि भाई साहब माल कम बेचूं और एम्प्लॉयमेंट को भी कम से कम करूं, है ना भाई। जब माल में बना ही नहीं रहा तो मैं काम कहां से दूंगा लोगों को, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। परफेक्ट, ओके। अब इधर देखो, अगर सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है, सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि लोग सेव कम कर रहे हैं, सेव कम कर रहे हैं इसका मतलब खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो बच्चों अगर डिमांड ज्यादा है उससे क्या होगा, इन्वेंट्री गिर जाएगा। इन्वेंट्री गिरना है तो आगे पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बच्चों तो यही लिखना है आपको, सेम है ना, बात वही है, बस अप्रोच अलग अलग है, एक एडीएस है एक एसआई है, ठीक है। लो बच्चों स्क्रीनशॉट, फिर से वही टेबल। अब देखो पूरा इसने डिफाइन करा कि इन्वेस्टमेंट कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है ऑटोनॉमस नेचर की वजह से, सेविंग कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, पॉइंट ई पे, जहां पे सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। ओ वाई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, और इक्विलिब्रियम कहां पे है, 40 करोड़ पे। परफेक्ट, ओके बच्चों, डन सर। अब सर अगर एस लेस देन आई हुआ तो क्या, एस ग्रेटर देन आई हुआ तो क्या? बच्चों पढ़ी लिया हमने, अगर सेविंग लेस हो रही है इसका मतलब है कि हाउस होल्ड खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा, इन्वेंट्री गिर जाएगा। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाओ। उसके साथ साथ कब तक चलता रहेगा, जब तक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाती। इधर चलो अगर, तो फिर उसका अपोजिट, अगर सेविंग ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब लोग खर्चा कम कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, प्लान इन्वेंट्री विल राइज। फिर क्लियर करने के लिए मुझे अगली बार पहले वाला माल बेचना है तो मैं आउटपुट कम करूंगा, ठीक है। परफेक्ट सर, क्या बात है। अब इक्विलिब्रियम में बेटा 3 प्रकार के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। आ जाओ भाई, हम फटाफट से एक बार ये तीनों देख लें और हमारा कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा पूरा का पूरा। क्या है बच्चों इसके अंदर, 3 कॉन्सेप्ट हैं, तीनों बहुत ही आसान से हैं, ठीक है। एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो पहले तो यही चलता था, सही है, मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थे ना, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स तो यही बोलते थे कि इक्विलिब्रियम एक ही हो सकता है, कौन सा, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, जहां पे एएस किसके बराबर होगा, एडी के बराबर होगा। तो जहां पे एडी बराबर एएस होगा इसको हम इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, राइट। और इस इक्विलिब्रियम को भी मैं क्या बोलूंगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितने भी ऐसे लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं उनको काम मिल भी रहा है, तो हम मानेंगे इस लेवल ऑफ आउटपुट पे, इस लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जितने लोग काम ढूंढ रहे थे उनको मिल भी रहा है, ठीक है। अब एक कौन सा होता है बच्चों, ये तो है हमारे पास एएस, ये है हमारे पास एडी, यहां पे ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है इकोनॉमी में कि डिमांड ज्यादा है, जरूर जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा डिमांड आ रही है भाई, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई है ना। अब इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा आ रही है, अब जब डिमांड बच्चों ज्यादा आएगी, ये एक्चुअल है जो अभी चल रहा है। अब सोचो बच्चों, अगर डिमांड ज्यादा आएगी तो क्या उस डिमांड को पूरा करने के लिए ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड से ज्यादा काम भी करना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ना तो ये ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया है तो उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहां से लाऊंगा भाई, मैं नहीं ला सकता। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं देखूं कि कभी कभी डिमांड को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा भी काम करना पड़ेगा ना, फुल से भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, 8 घंटे की शिफ्ट है तो 9 की 10 की 11 12 की भी लगानी पड़ेगी। फिलहाल एग्जाम डेज में ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे हूं कि जितना मेरी कैपेबिलिटीज है उससे ज्यादा काम कर रहा हूं, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट था, ये हमारे पास ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में आएगा, ठीक है। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बच्चों ना, खुद सोचो आप। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट तब होती है जब इतना काम ही ना हो, एएस एडी ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है कि भैया लोगों को इतना काम ही नहीं है, लोगों को इतना काम ही नहीं है कि उनको फुल टाइम काम दे सकें, तो क्या वो अंडर एम्प्लॉयड हो जाएंगे। अंडर एम्प्लॉयड कब होते हैं, जब डिमांड ही ना हो, तो डिमांड को कम करेंगे, इस बार डिमांड को कम करेंगे। दिस इज AD1, ये एक्चुअल है, ठीक है। अब सोचो बच्चों, तो ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, और ये जो इक्विलिब्रियम आया ये वाला, ये E1, यहां पे देखो AD बराबर AS जो है वो नीचे है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये कौन सा है, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और ये कौन सा है, ये है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, आपको ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट मिल गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, देखो सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट देख लो। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। वही कर्व बनाओ, OQ लेवल पे बोलूंगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देन अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे एडी कम है,
इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, यानी फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली यहां पे एडी डिमांड कम है तो फुल यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, परफेक्ट। और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट किसको बोलोगे बच्चों? जब एडी ऊपर आ जाएगा। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सही हो गया, परफेक्ट है, सही है सर, ये भी सॉर्टेड है। अब बोल रहा है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा? इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस बन जाएंगी। इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस का क्या मतलब होता है बेटा? देखो सीधी सीधी सी बात है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कब हो रहा है? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। देखो ये क्या बोल रहा है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिग्निफाइज कि एडी इक्वल टू एएस है लेकिन हायर देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे। रियलिटी में एक्चुअल आउटपुट ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने आपको बताया ना कि रियलिटी में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है कि ठीक है तीन जगह इक्विलिब्रियम हो सकता है, बिलो यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ओवर फुल अगर होगा तो डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है बच्चों। जब भी किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है और कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई हम नहीं बढ़ा पाते तो क्या होता है? महंगाई बढ़ती है ना महंगाई, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है जी। तो ऑलवेज रिमेंबर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनेगा। सही है जी, स्क्रीनशॉट लेना ले लो जल्दी जल्दी से। डन सर। तो ये थी बच्चों हमारे पास दोनों अप्रोचेस। किस चीज की अप्रोच थी ये दोनों अप्रोच थी बच्चों इक्विलिब्रियम की। अब हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? बच्चों बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने मनी मल्टीप्लायर पढ़ा था ना बैंकिंग में, क्रेडिट क्रिएशन, ऐसा ही ये है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बोलता है? ये बोलता है कि एक इकोनॉमी में जब कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है तो उस इन्वेस्टमेंट से बच्चों बहुत सारी इनकम जनरेट हो जाती है, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट से कई गुना इनकम जनरेट हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका मतलब है कि अगर मेरे शहर में, ऐसा अज्यूम कर लो आपका कोई भी शहर हो, ठीक है, अगर आपके शहर में सरकार ने, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये, 1000 करोड़ रुपए डाले। कितने डाले? 1000 करोड़ रुपए। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां पे एमपीसी एज्यूम करूंगा। मैं क्या बोलूंगा? एमपीसी में एज्यूम करूंगा। एमपीसी कितना ले लो, जो आपका मन करे वो ले सकते हो। ठीक है, मैं एमपीसी ले लेता हूं 0.8। एमपीसी कितना लेता हूं? 0.8, कि भैया जितना एडिशनल इनकम होती है उसका 0.8 हम स्पेंड करेंगे। ठीक है, अब सोचो 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई। जब 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई तो अल्टीमेटली वो पैसा कहां गया? इकोनॉमी में आया। मेरे शहर में गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपए डाले, वो कहां आए बच्चों? सोचो, आए तो शहर में ही ना, जिसको पैसा जाना है वहां जाएगा। तो एक बार 1000 करोड़ रुपए की इनकम हो गई मेरे शहर में। इसका मतलब जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उतनी तो इनकम होनी है। 1000 करोड़ की इनकम हो गई। अब हमने एमपीसी माना हुआ है 0.8। एमपीसी 0.8 का मतलब है बच्चों कि यहां पे 1000 करोड़ का 0.8%, यानी 800 करोड़ रुपए स्पेंड होंगे, 200 करोड़ की सेविंग हो जाएगी। भाई 800 खर्चा होगा, 200 करोड़ की सेविंग हो जाएगी। अब सोचो जो 800 करोड़ खर्च हुए, क्या ये घूम के वापस से इकोनॉमी में आएंगे? भाई 800 करोड़ खर्च करे, सरकार ने 1000 करोड़ डाले, एक बार तो 1000 करोड़ की इनकम हुई, फिर 800 करोड़ खर्च होगा, क्योंकि एमपीसी 0.8 एज्यूम किया मैंने, या आप कुछ भी ले सकते हो, 0.7, 0.9 कुछ भी ले सकते हो बच्चों। तो सपोज करो कि 1000 में एमपीसी अगर 0.8 है तो 800 करोड़ खर्च हुए। अब ये जो खर्च हुए फिर किसी ना किसी के खाते में आए, तो कहीं ना कहीं ये घूम के वापस से 800 करोड़ की इनकम हो गई किसी ना किसी की। भाई आप मुझे पैसे दे रहे हो, मैं फर्दर किसी को दे रहा हूं, वो फर्दर किसी को दे रहा है, वो फर्दर किसी को दे रहा है, पैसा रुक थोड़ी ना रहा है। 800 करोड़ से फिर 0.8, 640, 160 सेव होंगे, है ना? 640 फिर किसी ना किसी की इनकम हो गई, फिर से किसी ना किसी की इनकम हो गई ना बच्चों। अब 640 में फिर 128 की सेविंग्स, 512 फिर कंज्यूम होंगे, 512 फिर किसी ना किसी की। तो क्या ऐसे करते करते ये टेबल चलती रहेगी, है ना? बट कहीं आके तो खत्म होगी सर, कहीं आके तो खत्म होगी। ये कहां आके खत्म होगी बच्चों? जब जितना आपका पहले राउंड में इन्वेस्टमेंट था वो किसके बराबर हो जाएगा? सेविंग्स के। 1000 करोड़ की यहां पे सेविंग्स हो जाएंगी। ठीक है, अब 1000 करोड़ की अगर सेविंग्स हो गई, इसका मतलब 4000 करोड़ यहां पे ये खर्चा होगा, और टोटल इनकम कितनी होगी? 5000 करोड़। टोटल इनकम कितनी होगी? 5000 करोड़ की। तो मैं बोलता हूं इन्वेस्टमेंट से कितना, इन्वेस्टमेंट अगर करी 1000 करोड़ की, इनकम कितनी हुई? 5000 करोड़। तो ये आ गया 5 टाइम्स, इसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं के, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई क्या है? जितना इन्वेस्ट किया, कितना? 1000 करोड़। डेल्टा वाई क्या है? जितनी इनकम हुई, कितनी? 5000 करोड़। आंसर आ गया 5 टाइम्स। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, मल्टीप्लायर का क्या मतलब है कि इकोनॉमी में जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उससे कितनी इनकम हो रही है, इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। के से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा होता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस एमपीसी की 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2, देखो 5 टाइम्स। ये भी एक ही बात है ना? और 1 माइनस एमपीसी को क्या मैं एमपीएस भी बोल सकता हूं, 1/एमपीएस, 1/0.2, ये भी 5 टाइम्स आ रहा है। तो आप अगर के में देखो तो एक तो हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दूसरा हो गया 1/1 माइनस एमपीसी, तीसरा हो गया 1/एमपीएस। ठीक है, ये बच्चों आपको के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। सही है। अब बच्चों एक सवाल इसमें आ जाता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक सवाल हमारे पास इसमें आ जाता है कि अगर
अगर मैं यहां पे ऐसा कर लूं कि भैया k की जो वैल्यू है, अगर मैं MPC की वैल्यू 0.8 लेता हूं तो k की वैल्यू कितनी आती है 5 टाइम्स। k की वैल्यू कितनी आती है 5 टाइम्स। अगर मैं MPC की वैल्यू 0.5 लेता हूं, अगर मैं MPC की वैल्यू 0.5 लेता हूं तो फिर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, k की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 2 टाइम्स। करके देखो 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5, 2 टाइम्स आ जाएगी ना, देखो है ना। इसका मतलब बच्चों अगर मैं MPC को कम कर देता हूं तो k भी कम हो जाता है। देखो MPC अगर कम करा तो k भी कम हो गया। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि क्या रिलेशनशिप होता है k और MPC का, तो आप बोलोगे डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट का मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। और अगर एग्जाम में आ जाए कि क्या रिलेशनशिप होता है k और MPS का, k और MPS का क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स का मतलब होता है वो उल्टा होता है। देखो वो फॉर्मूला में पता लग रहा है, MPS अगर 0.8 ये है तो ये 0.2 है, तो ये k तो 5 ही आएगा। यहां पे MPS कितना 0.5। देखो MPS 0.2 से बढ़ के 0.5 हो गया, यानी कि MPS बढ़ाया तो k 5 से 2 हो गया, k कम हो गया, है ना। तो k और MPS में इनवर्स रिलेशन होता है बच्चों, k और MPC में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, इसके बाद लास्ट हमारे से क्वेश्चन पूछ लेता है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है k की, तो देखो बच्चों ये तो k तो MPC के ऊपर डिपेंड करता है। MPC की मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, MPC तो 0 और 1 के बीच में घूमता रहता है, 0 और 1 के बीच में घूमता है ना। तो अगर MPC 1 है या MPC 0 है तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0, 1/1 यानी 1, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1, 1/0 इसका मतलब इनफाइनाइट। यानी कि k का जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों वो तो 1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू बेटा इन्फिनिटी हो सकता है। भाई पहले स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कॉमन सेंस क्या बोल रहा था, जब मैंने 1000 करोड़ इन्वेस्ट करे तो 1000 की तो इनकम होगी ना यार, 500 करोड़ इन्वेस्ट करे तो 500 की इनकम तो होनी है ना, 600 करोड़ इन्वेस्ट करे तो 600 की तो इनकम होनी है ना। तो वन टाइम तो होगा ही होगा, कितनी ज्यादा हो जाए उसका कोई हिसाब नहीं, इनफाइनाइट हो सकती है। तो हमारे पास k का जो वैल्यू है वो कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी हो सकता है। सॉर्टेड सर, हो गया क्या? यस बच्चों, डन। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम बढ़ेगी उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है, कि अगर आपने 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी और 16000 करोड़ की इनकम हो गई तो 4 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, मैंने आपको बता ही दिया कि मल्टीप्लायर और एमपीसी में कैसा रिलेशनशिप हो जाता है। अगर हाई एमपीसी है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी, लो एमपीसी है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू लो होगी, बस इतना आपको पता होना चाहिए। एमपीसी में इनवर्स चलता है बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी, इनवर्सली रिलेटेड टू एमपीएस। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। मिनिमम कितनी हो सकती है, 1। ये भी मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सर, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर की बच्चों अगर हम बात करें तो फिर से वही है कि k जो है डेल्टा y अपॉन डेल्टा i होता है, या फिर 1/1 माइनस एमपीसी, या फिर 1 अपॉन एमपीएस। वर्किंग जो बेस्ड है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि एक का खर्चा तो दूसरे की इनकम, वही वाली बात, एक की जेब से पैसा जाएगा तो किसी ना किसी की जेब में आएगा, सही। तो जब भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है तो इनकम बढ़ती है कई गुना, है ना। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लायर। एक टेबल हो गया बच्चों ये। अब इस टेबल में एमपीसी को 0.9 एज्यूम करा है, यहाँ पे क्या एज्यूम करा है 0.9। तो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, 100 की इनकम हुई, 0.9 है तो 90 का खर्चा, 10 की सेविंग, ये खर्चा फिर घूम के इधर आ गया 90, फिर 90 का 10%, 9 सेव होगा, इतना खर्चा होगा। तो ऐसे चलता रहेगा और चलते चलते 100 करोड़ कितने बन जाएंगे, 1000 करोड़ बन जाएंगे। सर आपको कैसे पता लगा ये 1000 ही बनेंगे? बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है ना पहले से, हमारे पास फॉर्मूला है पहले से। क्या फॉर्मूला है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.9, 1/0.1, 10 टाइम्स। 100 को 1000 बना दिया, 10 गुना हो गया ना बच्चों। मुझे पहले से पता था कि 10 टाइम्स ही आएगा, क्योंकि एमपीसी 0.9 हमने एज्यूम किया हुआ है। यहाँ पे हमने एमपीसी 0.9 एज्यूम किया हुआ है बच्चों। मैंने अपने में 0.8 लिया था तो वहां पे देखा था 5 टाइम्स आया, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सर अगर डायग्राम बनाने को आ गया तो फिर मैं क्या करने वाला हूं, अगर डायग्राम बनाने को आया तो फिर मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो अगर डायग्राम बनाने को आया तो आप सबसे पहले तो एक एडी और एएस बना देना, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना, आप एडी और एएस बनाना। लाओ फ्रेश पेज पे बना देता हूं। सबसे पहले तो आप एक एडी और एएस बना देना। देखो ये है आपके पास एएस, ये है आपके पास एडी, ठीक है। अब एडी क्या होता है, सी प्लस आई। अगर बच्चों इकोनॉमी में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और हो जाए, यानी सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई हो जाए, तो एडी बढ़ जाएगा ना ओवरऑल। एडी ऊपर की तरफ जाएगा, एडी 1, ये आ जाएगा सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। अगर ऐसा हो जाए बच्चों तो आप बड़े ध्यान से देखो, पहले इनकम ये थी, अब इनकम ये है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, ये है चेंज इन इनकम, राइट। और ये हमारे पास क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो कितना इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में चेंज आया, यही तो मल्टीप्लायर है ना। देखो कितना इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में चेंज आया, इसी को हम मल्टीप्लायर बोल देते हैं। दिस इज इट बच्चों जी, दिस इज इट, खत्म।
आओ मैं आपको एक बार सारी की सारी टॉपिक समझा दूं, जैसे ही आप समझ लोगे ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और आधा तो आपको आता ही है, आधा सर हमें आता है, बिल्कुल आता है, तुमने पढ़ा है ऑलरेडी। देखो बच्चों, एक्सेस डिमांड का कर्व कैसा बनता है, सबसे पहले आप एक काम करोगे, फुल इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बना दोगे। वो कैसे होता है, देखो ये हमारे पास एएस है, ये हमारे पास एडी है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। तो देखो इसका मतलब यहां पे तो डिमांड और सप्लाई एडी बराबर एएस है ही है, ठीक है। अब अगर डिमांड बढ़ जाए, है ना, एडी ऊपर की तरफ चला जाए, ये तो है सी प्लस आई, अगर सी प्लस आई में थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट हो जाए या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाए, कुछ भी कारण हो सकता है डिमांड बढ़ने का, तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। डिमांड कर्व जो है ये बन जाएगा सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, सपोज चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ बच्चों, ये वाला इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन हमें ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेस डिमांड हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे आएगा, कभी भी ओवर फुल या अंडर एम्प्लॉयमेंट पे नहीं आएगा। तो हमें यह बताना है कि बेटा जी डिमांड और सप्लाई तो यहां पे बराबर थी, फिलहाल इतनी डिमांड एक्स्ट्रा हो गई है, इतनी डिमांड एक्स्ट्रा हो गई है। तो कभी भी बेटा, कभी भी जितनी डिमांड पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है उससे ज्यादा अगर डिमांड हो जाए तो उस सिनेरियो में क्या होगा, देखो हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं, अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं तो हम आउटपुट तो नहीं बढ़ा सकते सडनली, क्योंकि ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज लगे हुए है ना, तो ना तो आउटपुट बढ़ सकता ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता। तो फिर होगा क्या, डिमांड ज्यादा होने से, डिमांड ज्यादा होने से बच्चों महंगाई हो जाएगी, हर चीज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो गैप आया ना बेटा दोनों कर्व्स के बीच में, ये जो गैप आया, ये बीच वाला, इसको मैं बोल दूंगा इन्फ्लेशनरी गैप, इसको मैं बोल दूंगा इन्फ्लेशनरी गैप। तो हमारे पास एक्सेस डिमांड जब होती है इकोनॉमी में, तो एक्चुअल डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड से ऊपर चली जाती है, दोनों के बीच में जो गैप आता है उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। और इसी का रिवर्स क्या होता है, इसी का रिवर्स क्या होता है, अगर ये एएस है, ये एडी है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, पहले हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मार्क कर देना है, ठीक है। अब अगर किसी भी कारण की वजह से डिमांड कम है इकोनॉमी में, फिलहाल डिमांड ये चल रही है, ये चल रही है, तो देखो ये भी एक इक्विलिब्रियम आएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, लेकिन हमें इसको नहीं दिखाना क्योंकि हम फिलहाल ओवरफुल या अंडर या फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं दिखा रहे, हम देख रहे हैं एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है। तो देखो फिलहाल फुल एम्प्लॉयमेंट तो ये थी, लेकिन डिमांड तो अभी कम है, तो ये जो गैप आएगा बच्चों, अगर डिमांड ही नहीं होती इकोनॉमी में, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, लोग खरीदना ही नहीं चाहते सामान, तो फिर क्या इंपैक्ट आएगा प्राइस पे, क्या सस्ती हो जाएगी चीजें, अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं होती चीजों की, सस्ती हो जाती है ना। तो ये जो गैप आएगा बच्चों, इसको बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। तो ध्यान रखना बेटा जी, एक्सेस डिमांड के केस में एडी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और डेफिशिएंट डिमांड में हमारा एडी कम हो जाता है। एक में एडी ज्यादा हो जाएगा, एक में एडी कम हो जाएगा। जब ज्यादा है तो जो गैप आएगा उसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, जब कम है तो जो गैप आएगा उसको बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। बहुत ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखो, एक्सेस डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बाबू प्लीज ये ध्यान रखना, इसमें आपको हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे दिखाना है, कभी भी अंडर एम्प्लॉयमेंट या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट मत दिखाना। कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, इससे जो गैप आता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू एन इन्फ्लेशनरी गैप, इट रेफर्स टू द गैप बाय व्हिच एक्चुअल एडी एक्सीड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा जब डिमांड बढ़ जाती है तो फिर जो गैप आता है उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोल देते हैं। डन सर, क्या बात है। कर्व कैसा बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, कर्व मैं आपको ऑलरेडी बनवा चुका हूं। ये कर्व को डिफाइन कर रहा है कि इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट हमने एक्स पे लिया है, एडी वाई पे लिया है ना। एडीएस इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई पे, जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। अब किसी भी कारण से अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो ये जो गैप आएगा इसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, क्या बात है। अब एक्सेस डिमांड कब कब हो सकता है, यानी डिमांड कब कब बढ़ सकती है, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं बेटा। नंबर 1, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों की क्षमता बढ़ गई है खर्च करने की। नंबर 2, टैक्स कम हो गए बच्चों, अगर टैक्स कम हो जाएंगे तो चीजें सस्ती पड़ने लगेंगी, लोग ओवरऑल ज्यादा डिमांड करेंगे। नंबर 3, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है बच्चों, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो पब्लिक में पैसा पहुंचता है, क्योंकि सरकार हमने देखा ना कि अभी इन्वेस्टमेंट करती है, अगर कहीं भी पैसा खर्च करती है तो पब्लिक में पैसा आता है। देखते हो कितनी इनकम होती है ना, तो लोग खर्चा तो करेंगे, फिर डिमांड बढ़ेगी। फॉल इन इंपोर्ट्स, पहले हम जो सामान इंपोर्ट करते थे अभी आज हम इंपोर्ट नहीं करते, अपने ही देश में बनाते हैं, तो डिमांड बढ़ेगी। राइज इन एक्सपोर्ट्स, अगर मेरे एक्सपोर्ट बढ़ जाए कि मेरे देश में तो माल बिक ही रहा था, अब मैं बाहर भी बेचता हूं, राइज इन एक्सपोर्ट्स, अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है बेटा नए नोट छापना। जब भी आरबीआई नए नोट छापेगा तो क्या करेगा, उसका पब्लिक नहीं आएगा वो पैसा, डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ने के कई सारे कारण हैं, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट तो आप जानते ही हो कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से कई गुना इनकम होगी, अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी। तो एडी बढ़ने के बेटा बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई भी आप 4 से 5 याद रख सकते हो, ठीक है, परफेक्ट। डन सर। अब एक्सेस डिमांड का क्या इंपैक्ट होगा आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे और प्राइस पे। देखो बच्चों एक बात समझो, एक्सेस डिमांड जो है
वो कहां पे होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे होता है, यानी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। अगर इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है तो उससे ज्यादा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकती, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट में तो नो चेंज आ जाएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आउटपुट पे क्या इंपैक्ट आएगा? अब भाई जब ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो चुके हैं, तो इससे ज्यादा आउटपुट भी कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो एक्सेस डिमांड में बोलेंगे कि लेवल ऑफ आउटपुट पे भी इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको पता है कि प्राइस बढ़ जाएगा, राइज इन द प्राइस, तभी तो हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप हो। सॉर्टेड, बढ़िया सर, डन। अब आ रहा है डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड भी मैंने आपको अभी पढ़ाया। डेफिशिएंट डिमांड क्या है? जब एडी कम हो जाता है corresponding to full employment AD के। तो डेफिशिएंट डिमांड refers to situation when AD is less than AS corresponding to full employment level। इसमें कौन सा गैप जनरेट होगा दोनों में? बच्चों डिमांड कम होती है जब, तो सामान नहीं बिक रहा होता, तो हम बोलते हैं ना भाई सस्ता करके भी बेचने को तैयार हूं, डिफ्लेशनरी गैप। द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड अराइजेस when planned expenditure, AD को ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं ना, falls short of aggregate supply at the full employment level। इससे जो गैप जनरेट होगा उसको डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय व्हिच एक्चुअल AD falls short of AD required to establish full employment। ठीक है जी, परफेक्ट। इसका कर्व देख लो, इसमें आपको नीचे ले जाना है, फिर से वही सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन पीछे वाले कर्व जैसे, इसका स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दो। ठीक है, बढ़िया सर। अब इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? जो पीछे रीजन लिखे थे ना एडी बढ़ने के, उसके जस्ट अपोजिट कि डिमांड कम कब होगी? नंबर 1, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाए, लोगों की क्षमता कम हो जाए पैसा खर्च करने की। नंबर 2, टैक्सेस बढ़ जाएं, भाई अगर टैक्स बढ़ जाएंगे चीजें महंगी हो जाएगी तो लोग डिमांड कम करेंगे। नंबर 3, सरकारी खर्चा कम हो जाए, गवर्नमेंट अगर खर्चा कम करेगा इकोनॉमी में पैसा कम पहुंचेगा, पैसा कम पहुंचेगा तो अपने आप डिमांड नहीं होगी। नंबर 4, इंपोर्ट बढ़ जाए, जो हम अपने देश में सामान अल्टीमेटली डिमांड करते थे वो अब हमने कम कर दिया करना, क्योंकि अब हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, डिमांड कम होगी। नंबर 5, एक्सपोर्ट्स कम हो जाए, जो हमारा माल बाहर बिकता था वो बिकना बंद हो गया है तो एक्सपोर्ट नहीं होता, डिमांड कम हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इनकम भी कम होगी, ओवरऑल डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, सेम वही चीज है, बस रिवर्स कर लो, तो आप एक तैयार कर लोगे दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा बच्चों। क्या बात है सर। डेफिशिएंट डिमांड का क्या इंपैक्ट आएगा? प्राइस तो आप जानते हो, प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, अब आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा बच्चों? सोचो, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है बेटा कि हमारे पास डिमांड नहीं हो रही, डिमांड नहीं होगी तो उससे माल बचा रह जाएगा, माल बचा रह जाएगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, तो जब इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ा है तो अगले साल क्या और प्रोडक्शन करूंगा क्या मैं? तो देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड देयर विल बी इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इससे क्या होगा? अगली बार लेस प्रोडक्शन होगा, तो जो मेरा प्लान्ड आउटपुट है वो कम रहेगा, और जब आउटपुट कम रहेगा, जब मैं प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा तो लोगों को काम क्यों देना? एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड कॉजेज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दोनों का डिफरेंस है। सबसे पहला मीनिंग, एक्सेस डिमांड जब एडी मोर हो, डेफिशिएंट डिमांड जब एडी लेस हो। इसमें इन्फ्लेशनरी गैप, इसमें डिफ्लेशनरी गैप। इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी दिखता है, इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी दिखता है, यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट आएगा बच्चों। ठीक है, रीजन बहुत सारे रीजन दिखाए मैंने आपको, कोई भी लिख सकते हो यहाँ पे। प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा? एक में बढ़ जाएगा, एक में कम हो जाएगा। आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा? एक में तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा ना आउटपुट होगा ना एम्प्लॉयमेंट होगा, एक में अल्टीमेटली अगली बार आउटपुट भी कम और एम्प्लॉयमेंट भी कम। ठीक है, अब आ रहा है बच्चों कैसे कंट्रोल करें हम एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को। देखो बच्चों, एक आपने समझ लिया ना, दूसरे में जस्ट रिवर्स कर देना। और ये टॉपिक आप ऑलरेडी बैंकिंग में समझ चुके हो, तो मुझे दोबारा इसमें उतना एफर्ट लगाना भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बैंकिंग में ऑलरेडी ये पूरा समझा के आ चुका हूं। तो वही टॉपिक यहां पे सेम है। तो देखो, हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए दो पॉलिसीज हैं, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी और एक है सेंट्रल बैंक की पॉलिसी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फिस्कल पॉलिसी। और जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब तुम लोग खुद सोचो जरा, याद करो बैंकिंग को। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लोग डिमांड ज्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। तो अगर इसको करेक्ट करना है तो मुझे ये मनी सप्लाई कम करना होगा, कम करना होगा ना बच्चों। डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पैसा बहुत है। मुझे सही करने के लिए लोगों से पैसा कम करना पड़ेगा किसी तरीके से। डेफिशिएंट डिमांड का भाई डिमांड नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वहां पे पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो जो भी यहां करोगे जस्ट रिवर्स करना डेफिशिएंट डिमांड में, है ना। अब देखो, फिस्कल पॉलिसी में दो चीजें आती हैं, सरकार का एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। तो देखो बच्चों, अगर एक्सेस डिमांड है और डेफिशिएंट डिमांड है, अगर एक्सेस डिमांड है और डेफिशिएंट डिमांड है, तो सोचो, अगर एक्सेस डिमांड है, ऑलरेडी बहुत पैसा है, अगर सरकार और खर्चा करेगी तो मनी सप्लाई तो और बढ़ जाएगा। हमें तो मनी सप्लाई को कम करना है, तब एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगा। तो कम करने के लिए क्या करें? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दें। वहीं पे बच्चों, अगर डेफिशिएंट डिमांड है, इसका मतलब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, पैसा ही नहीं है, पैसा पहुंचाना है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दो। सरकार ज्यादा खर्चा करेगी, जनता में पैसा पहुंचेगा, डिमांड शायद बढ़ जाए, है ना। अब देखो, एक्सेस डिमांड है बच्चों, बहुत डिमांड हो रही है, हमें कंट्रोल करनी है, तो टैक्सेस को बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। टैक्स बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा रेट बढ़ेगा, चीजें महंगी होगी, लोग डिमांड कम करेंगे। वहीं अगर डेफिशिएंट डिमांड है, कोई नहीं ले रहा, टैक्सेस को कम कर दो। ये बच्चों फिस्कल पॉलिसी में आता है।
तो फिस्कल पॉलिसी में दो ही चीजें हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। तो अगर एक्सेस डिमांड है तो एक्सपेंडिचर नहीं करना, डेफिशिएंट है तो करना है सरकार ने। टैक्सेस एक्सेस डिमांड में बढ़ा दो, डेफिशिएंट डिमांड में कम कर दो। अब आरबीआई की क्या पॉलिसी है? आरबीआई के पास तो बच्चों वही है, याद करो, बैंकिंग में पढ़ाए ना पूरे के पूरे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सेम है बच्चों, ये आपको बैंकिंग से ही पढ़ने पड़ेंगे, मैंने बैंकिंग में पढ़ाया है सेम। देखो क्या क्या था मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और एलआरआर। इधर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। याद है बच्चों, एक्सेस डिमांड में मनी सप्लाई ज्यादा है, तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए क्या करें? बैंक रेट, रेपो रेट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता था किससे? कमर्शियल बैंक से। मनी सप्लाई कम करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो, बैंक रेट को भी बढ़ा देंगे, रेपो रेट को भी बढ़ा देंगे। रिवर्स रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था जो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है। कमर्शियल बैंक अगर अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा करेगा तो ब्याज देगा बैंक, है ना। तो फिलहाल मनी सप्लाई कम करना है तो हमें कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेना है सारा, ताकि पब्लिक में ना जा पाए। तो हम उनको बोलेंगे एज आरबीआई, हम उनको बोलेंगे हमारे पास जमा करो, जमा करो, हम आपको बहुत सारा ब्याज देंगे। ब्याज तो अगले साल देंगे ना, एक बार वो सारा जमा कर देंगे, राइट। तो रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता था बच्चों? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये पूरा बैंकिंग में पढ़ाया मैंने, सेम टॉपिक है, मैंने वहां भी बोला था कि ध्यान से समझ लो, है ना। जिनको याद नहीं आ रहा एक बार बैंकिंग वाला वीडियो खोलना। ओके, बताओ ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या था? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई जब सरकारी सिक्योरिटीज को बाय या सेल करता है, सोचो अब मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तो पब्लिक में हम सेलिंग करेंगे, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेल करने से क्या होगा? सिक्योरिटी जनता के पास, पैसा आरबीआई के पास सारा का सारा। एलआरआर में सीआरआर यानी वो परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स जो सेंट्रल बैंक के पास रखनी है, और एसएलआर यानी वो परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स जो अपने पास रखनी है। यानी अगर कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए आए तो इस 100 में से कुछ सेंट्रल बैंक के पास यानी आरबीआई के पास रखना होता है, कुछ अपने पास रखना होता है और बाकी पब्लिक को दे सकते हैं। तो 100 में से सपोज 10% आरबीआई के पास रखना है, उसको सीआरआर बोलते हैं। 20% अपने पास रखना है, उसको एसएलआर बोलते हैं। बाकी जनता में जाएगा। तो 100 में 10 यहां, 20 यहां, 30 रख के 70 का मनी सप्लाई बढ़ेगा। अभी हमें अगर इन दोनों को बढ़ा दें, इसको 30 कर दूं, इसको भी 30 कर दूं, तो 100 में 60 रुपए रखने पड़ेंगे, बैंक सिर्फ 40 ही जाएंगे पब्लिक में। तो सीआरआर एसएलआर दोनों को बढ़ा देंगे। इससे भी क्या होगा? मनी सप्लाई कंट्रोल होगा, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा, राइट। अगर बच्चों डेफिशिएंट डिमांड होता तो डेफिशिएंट डिमांड के केस में सारे रिवर्स कर दो, बैंक रेट कम कर दो, रेपो रेट कम कर दो। इससे क्या होगा? लोन सस्ता मिलेगा, लोन सस्ता मिलेगा तो ज्यादा लोग लेंगे, पैसा पहुंचेगा, डिमांड बढ़ेगी इसमें, है ना। रिवर्स रेपो रेट कम कर दो। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई बाय करेगा, ये डेफिशिएंट डिमांड के केस में बता रहा हूं मैं। बाय करने से क्या होगा? सिक्योरिटी आरबीआई के पास, पैसा जनता के पास, है ना। और एलआरआर सीआरआर दोनों को कम कर देना है, ये डेफिशिएंट डिमांड में चलता है, राइट। तो क्वांटिटेटिव में एक्सेस डिमांड में ये करना है, डेफिशिएंट डिमांड में ये करना है। अब आ जाओ बच्चों मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखो अगर डिमांड ज्यादा है, अगर डिमांड ज्यादा है बहुत, तो हमें लोन आसानी से नहीं देना, तो हम मार्जिन को बढ़ा देंगे। तो एक्सेस डिमांड के केस में मार्जिन को बढ़ा देंगे। मार्जिन याद है? डिफरेंस बिटवीन लोन एंड सिक्योरिटी। लोन और सिक्योरिटी के बीच के डिफरेंस को मार्जिन बोलते हैं। कि 100 का लोन लेना है तो 120 की सिक्योरिटी लाओ, 20 का जो डिफरेंस है वो मार्जिन है। आसानी से लोन नहीं देना तो इस मार्जिन को बढ़ा दो, राइट। मॉरल सुएशन क्या होता है? मॉरल सुएशन होता है जहां पे आरबीआई प्रेशर भी कर सकता है और प्यार से भी बोल सकता है कि भैया लोन नहीं देना। तो आरबीआई क्या करेगा? डिस्करेज लेंडिंग, एक्सेस डिमांड में डिस्करेज कर देगा। और सेलेक्टिवली, जब सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आएगा तो मॉरल सुएशन को ले आएगा, सॉरी क्रेडिट राशनिंग को ले आएगा। क्रेडिट राशनिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? कि सोच समझ के जो सेलेक्टिव सेक्टर्स हैं उनको लोन दे दो। अगर डेफिशिएंट डिमांड की बात करूं मैं, अगर बात करूं डेफिशिएंट डिमांड की, डेफिशिएंट डिमांड के केस में पैसा है ही नहीं पब्लिक के पास, तो मार्जिन को कम कर दो, यानी मार्जिन कम कर दो, आसानी से लोन बांटो। मॉरल सुएशन में एनकरेज लेंडिंग, आरबीआई बोलेगा भैया प्लीज लोन दो, पब्लिक में पैसा नहीं है, डेफिशिएंट डिमांड है, प्लीज लोन दो। और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होगा? विड्रॉ कर लेगा, विड्रॉ कर देगा क्रेडिट राशनिंग, बोलेगा कोई राशनिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई सोच समझ के लोन देने की जरूरत नहीं है, इजी दो लोन्स, इजी दोगे तभी तो चीजें सही होंगी। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास पूरा का पूरा फिस्कल पॉलिसी आ जाता है जिससे आप एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हो। ये मॉनिटरी पॉलिसी आ सकता है जिसमें आप एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हो। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सावधान इंडिया सवाल है, एग्जाम में आने के हाई चांसेस, बहुत अच्छे से इसको देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यही देखो यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहले फिस्कल में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चेंज इन टैक्सेस, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या आता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चेंज इन टैक्सेस, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आरबीआई के पास क्या क्या ऑप्शन होता है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव आ गए, क्वालिटेटिव आ गए, सारे बता दिए मैंने आपको, स्क्रीनशॉट लेते चलो बस इसका, ठीक है। अब कैसे करेक्ट करोगे? एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट खर्चा कम करे, टैक्सेस को बढ़ाए, ये सब बढ़ा दे, रेपो रेट बढ़ा दो, बैंक रेट बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो। सिक्योरिटीज को क्या करना है? एक्सेस डिमांड सही करना है बच्चों। एक्सेस डिमांड अगर सही करना है तो सिक्योरिटीज को बच्चों जी सेल करना पड़ेगा, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सेल करने से क्या होगा? सिक्योरिटी आपके पास, पैसा हमारे पास,
LRR भी बढ़ा दो, ठीक है, मार्जिन भी बढ़ा दो। मॉरल सुएशन में बोलेंगे डिस्करेज लेंडिंग, डिस्करेज, ये मैंने बना चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। और इंट्रोड्यूस क्रेडिट राशनिंग, ये एक्सेस डिमांड का है बच्चों, इंट्रोड्यूस क्रेडिट राशनिंग, एक्सेस डिमांड में ये चलेगा। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, परफेक्ट। अब अगर हम बात करें डेफिशिएंट डिमांड की, तो डेफिशिएंट डिमांड में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, टैक्सेस को कम करना है, बैंक रेट कम कर दो, रेपो रेट कम कर दो, रिवर्स रेपो रेट कम कर दो, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज को बाय कर दो, बिल्कुल ठीक है, परचेज, LRR भी कम कर दो, ठीक है, और इधर मार्जिन कम कर दो, एनकरेज करो लेंडिंग और विड्रॉ कर लो क्रेडिट राशनिंग। क्या बात है सर, क्या ही बात है, परफेक्ट। ये बच्चों हमारे पास लास्ट एक डिफरेंस आता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में। एक पॉलिसी किसकी है, सेंट्रल बैंक की, एक पॉलिसी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके बाद ये RBI चलाता है, ये सरकार चलाती है। फिर क्या क्या किसमें आता है, लिखो और खत्म, टन पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों हमारा समाप्त हो जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत जल्दी आप लोग इसको कर लोगे। देखो दो टर्म्स है, फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो देखो नाम में ही जुड़ा हुआ है फॉरेन, फॉरेन का मतलब हो गया विदेश, है ना। तो जब भी बच्चों आप लोग कहीं फॉरेन जाते हो, इंडिया से बाहर जाते हो, तो वहां पे हर देश की अपनी अलग करेंसी होती है, वहां पे रुपया नहीं चलता। अगर यूएस जाओगे तो डॉलर चाहिए, यूके जाओगे तो पाउंड चाहिए, इसी तरीके से आप जहां भी जाओगे उस देश की अपनी एक करेंसी होती है। तो हमारी रुपए को छोड़ के जितनी भी करेंसीज है ना, उन सबको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए रुपया क्या हो गया, डोमेस्टिक करेंसी, बाकी जितनी भी करेंसीज है वो सब हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है, ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक का मतलब होम, यानी हमारे देश में जो चलती है वो तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी, उसके अलावा जितनी भी करेंसीज है वो सब फॉरेन करेंसीज है, सब फॉरेन एक्सचेंज है। अब देखो बच्चों, अगर मुझे आज की डेट में डॉलर लेना है तो लगभग 86 रुपीस देने पड़ते हैं, एक डॉलर के बदले में 86 रुपए। इसका मतलब डॉलर तो हमारे से बहुत स्ट्रांग हुआ। सर स्ट्रांग कैसे हुआ बच्चों, समझो ना, वो एक यूनिट दे रहे हैं, हम उनको 86 यूनिट दे रहे हैं, तो सोचो कितना स्ट्रांग है। उस एक यूनिट को लेने के लिए हमें 86 यूनिट्स देनी पड़ रही है। पाउंड लेना है तो 100 रुपए देने पड़ते हैं, सोचो पाउंड कितना स्ट्रांग है ना। तो देखो यूके कितना स्ट्रांग है कि भैया अगर एक पाउंड चाहिए तो 100 रुपए दो, तो सोचो। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये जिस रेट पे हम करेंसीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, सर हमें चाहिए क्यों डॉलर, बेटा यूएस जाओगे तो वहां डॉलर चलेगा ना, वहां पे किसी को कुछ सामान खरीदना है तो डॉलर चलेगा ना, वहां पे आपको कोई रिलेटिव रहता है उसको गिफ्ट भेजना है तो डॉलर चलेगा ना। तो कहीं ना कहीं आपको बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी पर्पज है, बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं, तो आपको वहां की करेंसी चाहिए तो एक्सचेंज तो करना पड़ेगा। तो जिस रेट पे ये चीजें, ये करेंसीज एक्सचेंज होती है उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट व्हिच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर अदर, इट रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, ठीक है बेटा। फिर आ रहा है हमारे पास इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द डोमेस्टिक करेंसी, इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। अच्छा, इफेक्ट से पहले तो मतलब देखेंगे कि मतलब क्या होता है सर डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का। देखो बहुत सिंपल है, मैंने आपको अभी बोला कि हमको, आजा यार, कि हमको अगर $1 लेना है तो आज 86 रुपीस देने पड़ेंगे। भाई $1 लेना है तो 86 रुपए, इसका मतलब $1 के लिए 86 देने पड़ेंगे। अब तुम सोचो अगर यही डॉलर 100 रुपए का हो जाए, फिर यही डॉलर अगर 100 रुपए का हो जाए, फिर इसका मतलब पहले तो 86 में आ जाता था, आज 86 में नहीं आता और 100 देने पड़ते हैं। तो सोचो क्या हमारी वैल्यू और कम हो गई। भाई पहले तो 86 में आ भी जाता था, अभी 100 देने पड़ेंगे, तो ये तो वैल्यू और कम हो गई। तो अगर हमारी वैल्यू कम हो रही है, इसको बोलते हैं करेंसी डेप्रीसिएशन। इसका मतलब है बच्चों हम डेप्रीशिएट हो रहे हैं, हमारी वैल्यू कम हो रही है। पहले $1 लेने के लिए 86 देने पड़ते थे, आज 86 में देते ही नहीं वो डॉलर, उन्होंने कहा डॉलर चाहिए 100 रुपए लेके आओ, तो हम डेप्रीशिएट हो गए बच्चों, राइट। और अगर इसका उल्टा हो जाए, सर उल्टा कैसे होगा, जैसे पहले $1 या आज की डेट में अगर $1 86 में आता है और फिर यही डॉलर आने लगे 60 रुपए में, इसका मतलब पहले जिसके 86 देने थे अब उसके 60 देने हैं, तो हमारे 26 बच रहे हैं ना। पहले जो चीज 60 में नहीं आ जाती है अब आ जाती है, तो इसको बोलते हैं हम करेंसी एप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। तो देखो बच्चों, हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कब होती है, जब जो हमारी वैल्यू है वो कम हो जाती है। हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है, डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। और वैल्यू बढ़ती कब है, एप्रिशिएट कब होता है, जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। देखो यहां पे 60 में डॉलर आने लगा, पहले तो 86 में आता था, 60 में कहां आता था, 60 की इज्जत ही नहीं थी, अभी 60 की इज्जत है, तो एप्रिशिएट हो गए हम, ठीक है बच्चों। हम कभी भी डेप्रिशिएट होते हैं, इसका मतलब हमारी वैल्यू कम हो रही है। वैल्यू कम होने का मतलब है कि सामने वाले को हमारा सामान सस्ता पड़ता है, क्योंकि हमारी वैल्यू कम है ना, तो सामने वाले को हमारा सामान सस्ता पड़ता है, उनको हमारा सामान सस्ता पड़ता है तो वो ज्यादा खरीदते हैं, तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इससे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। वहीं पे अगर हम देखें, हम एप्रिशिएट हो गए, एप्रिशिएट का मतलब हमारी जो वैल्यू है वो बढ़ गई, हमारी वैल्यू बढ़ गई तो हमें उनका सामान सस्ता पड़ता है, हमें उनका सामान सस्ता पड़ता है तो हम ज्यादा खरीद सकते हैं, तो इससे इंपोर्ट्स बढ़ते हैं। तो इंपोर्ट कब बढ़ेंगे, जब करेंसी एप्रिशिएट होगी। एक्सपोर्ट कब बढ़ेंगे, जब करेंसी डेप्रिशिएट हो। लो बच्चों स्क्रीनशॉट जल्दी से देखो क्या लिखा हुआ है। करेंसी डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। डिक्रीज हो रही है वैल्यू, एप्रिसिएशन क्या है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बात डोमेस्टिक की ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डेप्रिशिएट अगर हम हो जाएंगे तो हमारा सामान सस्ता हो जाएगा फॉरेन कंट्रीज के लिए, फॉरेन कंट्रीज को हमारा सामान सस्ता लगेगा क्योंकि हमारी वैल्यू कम हो गई ना। पहले $1 में 86 की चीज आती थी, अभी $1 में 100 रुपए की चीज खरीद पाएंगे वो, क्योंकि डॉलर 100 का है ना, तो उनको तो फायदा हो रहा है बच्चों। ऐसे समझ लो कि $1 में 86 टॉफी,
अभी $1 में 100 टॉफी ज्यादा मिल रही है ना उनको, तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है हमारा। पहले 86 एक्सपोर्ट हो रही थी, अब 100 हो रही है। तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। जस्ट उल्टा कर दे तो इंपोर्ट बढ़ते हैं, हमें सामान ज्यादा मिलने लगता है, राइट। फिर एग्जांपल लिख देना, एग्जांपल में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा वो, या ये देखो 77 से 79 हो गया तो डेप्रिशिएट हो गए, 79 से 77 हो गए तो एप्रिशिएट हो गए, ठीक है बच्चों। अब ये ऊपर वाला देखो, अगर डेप्रिसिएशन होता है तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है बच्चों तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देश में ज्यादा पैसा आएगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रोडक्शन, नेशनल इनकम बढ़ेगी। और एप्रिसिएशन से क्या होता है, इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं और नेशनल इनकम कम हो जाएगी। भाई एक्सपोर्ट कम होंगे तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी ना कहीं ना कहीं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन। चलो सर, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन समझ गए। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास कितने तरीके के फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हो सकते हैं। तो बाबू 3 तरीके के फॉरेन एक्सचेंज रेट हो सकते हैं, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज, फ्लोटिंग। आ जाओ एक बार तीनों समझा दूं, फिर तीनों को हम पढ़ लेंगे किताब में से। देखो बस ये तीनों समझ के चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के हैं बेटा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। देखो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कौन सा होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है वो रेट जिसके अंदर एक्सचेंज रेट फिक्स करती है गवर्नमेंट। तो अगर एक्सचेंज रेट सरकार फिक्स कर रही है, इफ इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने खुद करा, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज। यानी $1 के कितने रुपए देने पड़ेंगे, 60 देने पड़ेंगे, 70 देने पड़ेंगे, 80 देने पड़ेंगे। अगर ये चीज सरकार फिक्स कर रही है तो इसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अगर ये मार्केट फोर्सेस से हो रहा है, फ्लेक्सिबल का मतलब फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस। अगर बच्चों मार्केट फोर्सेस से ये चीज हो रही है, यानी डिमांड सप्लाई से, मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। अगर ये चीज डिमांड एंड सप्लाई से हो रही है, मार्केट फोर्सेस से हो रही है, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और मैनेज फ्लोटिंग क्या है, दोनों का हाइब्रिड है। मैनेज फ्लोटिंग दोनों का हाइब्रिड है। सर हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है फिक्स, दोनों का मिक्सचर, दोनों का कॉम्बिनेशन। इसका मतलब होगा तो ये फिक्स्ड का भी पार्ट और फ्लेक्सिबल का भी पार्ट। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होगा तो मार्केट फोर्सेस से, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा। सर ये कैसे होता है, तीनों समझाओ, पहले इतना लिख लो। अब समझो, देखो बच्चों जो हमारे पास फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें एक्सचेंज रेट सरकार फिक्स करती है। अब सरकार कैसे फिक्स करती है, सरकार या तो यूज कर सकती है कोई करेंसी, या तो सरकार किसी करेंसी की टर्म्स में फिक्स कर सकती है। कैसे करते हैं अभी बताऊंगा। करेंसी डॉलर हो सकता है, या फिर सरकार कोई मेटल यूज कर सकती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, नॉर्मली गोल्ड की टर्म्स में किया जाता है, ठीक है। तो अगर एक्सचेंज रेट सरकार फिक्स कर रही है गोल्ड की टर्म्स में, इसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। सर कैसे करती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें डॉलर का रेट निकालना है गोल्ड के हिसाब से, तो हम देखेंगे कि हमारे देश में 10 ग्राम गोल्ड कितने का है। लेट सपोज हमारे देश में 10 ग्राम गोल्ड 1 लाख रुपए का है। सपोज देखो 10 ग्राम कितने का है हमारे देश में, 1 लाख रुपए का। यही सेम 10 ग्राम यूएस में कितने का है, हमने ये चेक करा, तो लेट सपोज ये $1000 का है। सपोज ये $1000 का है। तो अब तुम ध्यान से देखो, 10 ग्राम का ही वैल्यू इंडिया में देखा, 10 ग्राम का ही वैल्यू यूएस में देखा, तो अल्टीमेटली 10 ग्राम कॉमोडिटी वैल्यू तो सेम हो गया है ना। अब अमाउंट में चेक कर लो, तो हम बोलेंगे 10 ग्राम अगर दोनों बराबर है तो 1 लाख रुपए किसके बराबर हो गए, $1000 के बराबर हो गए। तो अगर हम यहां से 0 से 0 कट कर दें, 0 से 0 कट कर दें, तो $1 कितने का हो गया, 100 रुपए का हो गया। देखो $1 कितने हो गया, 100 रुपए का हो गया। तो यहां पे हमने गोल्ड को यूज करा एज अ मीडियम कि हाँ ठीक है, गोल्ड यहां कितने का और गोल्ड वहां कितने का, अल्टीमेटली सेम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड ले ली, तो उससे हमें फिक्स करना, कंपैरिजन करना बहुत आसान हो गया, समझे। तो जब भी हमें किसी करेंसी का एक्सचेंज रेट फिक्स करना है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, सरकार खुद कर रही है, इसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। वहीं पे गवर्नमेंट किसी करेंसी की मदद से भी कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि लेट सपोज इंडिया को अगर $1 खरीदना है तो सपोज 100 रुपए देने पड़ेंगे। इंडिया को अगर $1 खरीदना है तो 100 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर किसी एक यूके वाले को $1 खरीदना है, सपोज एक यूके वाले को $1 खरीदना है, तो उसको कितना देना पड़ता है, उसको देने पड़ते हैं पाउंड। कितने पाउंड, 10 पाउंड सपोज, ठीक है। मैंने वैसे बना दिया पाउंड, सही है, एक्जैक्टली तुमने गूगल कर लेना पाउंड कैसा दिखता है, मैं ऐसा लिख रहा हूं बस, ठीक है। तो सपोज देने पड़ते हैं 10 पाउंड, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, देखो यहां पे भी $1 सेम है, तो जो हमारे 100 रुपए हैं वो किसके बराबर आ गए, बराबर आ गए 10 पाउंड के। तो 0 से 0 कट कर दो, तो अल्टीमेटली 1 पाउंड 10 रुपए का हो गया। देखो 1 पाउंड कितने का हो गया, 10 रुपए का हो गया। बच्चों बात समझे, क्या क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम किसी करेंसी की फॉर्म में भी या फिर गोल्ड की टर्म्स में भी जब एक्सचेंज रेट फिक्स करते हैं एज अ गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में मैंने लिखवाया मार्केट फोर्सेस से होगा। मार्केट फोर्सेस का मतलब सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं, इसको हम फ्लोटिंग भी बोलते हैं कि भाई ये फ्लोट करता रहेगा, यानी ऊपर नीचे होता रहेगा। लेट सपोज ये डिमांड है और ये सप्लाई है, तो देखो डिमांड सप्लाई मार्केट फोर्सेस से होता है ना, कि फॉरेन एक्सचेंज की कितनी डिमांड है, फॉरेन एक्सचेंज की कितनी सप्लाई है मार्केट में। जहां पे इक्विलिब्रियम आएगा, इसके सामने जो रेट होगा
इसको इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बोलेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे रेट चल रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पे हमने डिमांड सप्लाई लिया हुआ, यहाँ पे हमने प्राइस लिया हुआ, यानी रेट लिया हुआ। तो देखो आप डिमांड सप्लाई कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, ये इक्विलिब्रियम है। इसके सामने जो रेट है बच्चों 40, ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। अब सपोज हमारे देश में यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ने लगे, डिमांड पे डिमांड बढ़ रही है, डिमांड पे डिमांड बढ़ रही है। तो देखो डिमांड बढ़ने से डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होता है ना, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया तो ये नया इक्विलिब्रियम हो गया। अब इस इक्विलिब्रियम के सामने रेट चेक कर लो, सर ये नया रेट आएगा R1, 55 रुपए, 55 रुपीज। तो देखो पहले $1 कितने का था, 40 का, अभी $1 कितने का हो गया, 55 रुपए का, 55 का। रेट बढ़ गया। सर रेट क्यों बढ़ गया? क्योंकि देखो डिमांड किसी भी चीज की बढ़ती है, अगर किसी भी चीज की मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाती है तो वो महंगा हो जाता है ना भाई। किसी भी सिंगर की डिमांड पे डिमांड बढ़ रही है तो उसके शो महंगे होते चले जाएंगे। किसी भी एक्टर की मूवी पे मूवी हिट जा रही है तो उसके प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रही है। तो कहीं ना कहीं डिमांड ज्यादा होती है तो रेट बढ़ता चला जाता है। और उल्टा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाए तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड आ जाएगा। अगर उल्टा हो जाए तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड आ जाएगा। अब देखो ये नया इक्विलिब्रियम आ गया तो अब रेट कम हो गया, डिमांड कम होने से रेट कम हो गया। देखो सीधी सीधी सी बात है या नहीं है बच्चों? तो इस तरीके से डिमांड से और सप्लाई से, ऐसे ही सप्लाई भी इन्फ्लुएंस करती है। सप्लाई किसी भी चीज की ज्यादा होगी तो रेट कम हो जाएगा, सप्लाई कम होगी, शॉर्टेज होगा तो रेट बढ़ जाएगा उस चीज का। तो बहुत सिंपल है बच्चों, जब भी मार्केट फोर्सेस से कि भाई डिमांड बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है तो रेट भी कम हो रहा है, सप्लाई बढ़ रही है तो रेट कम हो रहा है। देखो सप्लाई बढ़ने का मतलब वो चीज मार्केट में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है तो सस्ती हो जाएगी ना, और किसी चीज की सप्लाई कम हो जाए, शॉर्टेज हो जाए तो रेट अल्टीमेटली बढ़ जाता है। तो देखो जब भी ये मार्केट फोर्सेस से चीजें होंगी, जब भी मार्केट फोर्सेस से होंगी, इसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब बच्चों कुछ बच्चे इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो पढ़ा था कि किसी भी चीज के प्राइस और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। आप यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ा रहे हो, बेटा सुनो, वो प्राइस से डिमांड का रिलेशन है, प्राइस से डिमांड का रिलेशन वो इनवर्स ही होता है भाई। कोई भी चीज का प्राइस अगर बढ़ रहा है, मैं बोल रहा हूं प्राइस से डिमांड, अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, इनवर्स ही चलेगा, है ना। लेकिन अब मैं बोलूं कि डिमांड से प्राइस का रिलेशन, डिमांड से रेट का रिलेशन, कि किसी भी चीज की डिमांड की वजह से उसके प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो आपको सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना है कि प्राइस से डिमांड का रिलेशन पूछ रहा है या डिमांड से रेट का रिलेशन पूछ रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब कभी भी मार्केट फोर्सेस से होगा बच्चों तो अल्टीमेटली उसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो मैनेज फ्लोटिंग क्या है। मैनेज फ्लोटिंग मैंने आपको बताया दोनों का मिक्सचर है, हाइब्रिड है। इसका मतलब होगा तो बच्चों मार्केट फोर्सेस से ही, यानी रेट तो ऐसे ही डिसाइड होगा। लेट सपोज ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम है, इसके सामने सपोज रेट ये आया 80 रुपए, रेट आया सपोज 80 रुपए, ठीक है। अब हो तो रहा है मार्केट फोर्सेस से, लेकिन आरबीआई इसको थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकता है। सर आरबीआई इसको कम ज्यादा कैसे करेगा? बच्चों हमने अभी बैंकिंग में पढ़ा था कि आरबीआई क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। आरबीआई के पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज होता है ना। वहीं पे अभी आप पीछे भी पढ़ के आए थे, बीओपी में भी मैंने दिखाया था कि आरबीआई अपने रिजर्व में से एडिशन भी कर सकता है, विड्रॉल भी कर सकता है रिजर्व्स का, ठीक है ना। अब अगर आरबीआई को लग रहा है कि रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा, अपनी जो आरबीआई के पास वो करेंसी है सारी की सारी, सारा का सारा खजाना है, ट्रेजरी है, आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में सप्लाई बढ़ा देगा, मार्केट में निकाल के इंट्रोड्यूस कर देगा मनी सप्लाई, किसका, एक्सचेंज का। तो अगर आरबीआई एक्सचेंज लेके आ जाता है इकोनॉमी में तो सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। जैसे ही सप्लाई बढ़ेगा तो देखो इक्विलिब्रियम नीचे आ गया तो रेट कम हो गया, रेट क्या हो गया बच्चों, कम हो गया, ठीक है। और अगर रेट को बढ़ाना हो, ऊपर लेके जाना हो तो सप्लाई कम कर दो, इकोनॉमी से सारा का सारा जो भी उसके रिजर्व्स पड़े हुए हैं वो निकाल लो, सारे के सारे निकाल लो, रिजर्व्स निकाल लेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। देखो सप्लाई कम होने का मतलब लेफ्ट में जाना, शॉर्टेज होने से रेट बढ़ जाएगा, देख रहे हो। तो होगा तो मार्केट फोर्सेस से ही, लेकिन अगर आरबीआई चाहे तो थोड़ा बहुत इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसीलिए इसको मैनेज्ड फ्लोटिंग या फिर हाइब्रिड सिस्टम भी बोलते हैं एक्सचेंज रेट का। सही है, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। बस ऑलमोस्ट डन है, हमारा कार्यक्रम हो गया है। देखो सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसी को हम पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इसको हम अडॉप्ट ही क्यों करते हैं, हम अडॉप्ट इसीलिए करते हैं ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, यानी बार बार ऊपर नीचे ना हो। दूसरा बच्चों, गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज को बाय कर लेती है जब एक्सचेंज रेट वीक होता है यानी सस्ता होता है, और सेल कर देती है जब एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्ग होता है यानी महंगा होता है। भाई सीधी सी बात है, कोई भी ये काम करेगा, अगर सस्ता है तो खरीदो, महंगा है तो बेचो। उसके बाद हर कंट्री फिक्स कैसे करती है, किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में फिक्स करती है। अब एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड गोल्ड हो सकता है, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कोई और करेंसी हो सकती है। सर क्या किसी देश में ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है? बेटा गल्फ कंट्रीज में आज भी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को यूज किया जाता है, ठीक है, ओके। वो डॉलर की टर्म्स में अपना एक्सचेंज रेट फिक्स करते हैं। अब देखो डोमेस्टिक करेंसी को अगर हम किसी और करेंसी की टर्म्स में उसको फिक्स करना चाह रहे हैं तो उसको पेगिंग बोलेंगे, और अगर हम गोल्ड वगैरह की टर्म्स में कर रहे हैं तो उसको पैरिटी वैल्यू बोलेंगे। इसको ध्यान रखना। लो जी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, जिसके अंदर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस से। सर मार्केट फोर्सेस का क्या मतलब हुआ, मार्केट फोर्सेस मतलब बेटा डिमांड सप्लाई से। तो देखो लिखा हुआ है, इट इज अ सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहां पे सब कुछ मार्केट से होता है, यहां पे गवर्नमेंट के हाथ में कुछ है ही नहीं, ठीक है, परफेक्ट।
देन आ रहा है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। सर मैनेज फ्लोटिंग क्या है? देखो लिखा हुआ है, इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। डर्टी फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है कि आरबीआई अपने हिसाब से इसको फ्लोट करवा सकता है, ऊपर नीचे करा सकता है, इसीलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है, रेफर्स टू सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस से होता है, और सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस कर देता है थ्रू इंटरवेंशन। वो मार्केट में थोड़ा बहुत इंटरवीन करके, डिमांड सप्लाई कम ज्यादा करके इसको इफेक्ट करता है। सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशंस, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, लिमिट में ही हो। एम क्या रहता है कि जो भी आरबीआई की टारगेट वैल्यू है उसके आसपास रहे, उससे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना जाए। ठीक है, अब इसके लिए आरबीआई को क्या करना पड़ता है? बहुत सारे रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, टू मेक श्योर दैट एक्सचेंज रेट टारगेटेड वैल्यू के आसपास ही रहे। ठीक है, डन, परफेक्ट। अब बच्चों फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। इसके अंदर आप दो दो तीन तीन बस अपने माइंड में रखना। ठीक है, फिक्स्ड के क्या क्या मेरिट है? नंबर 1 स्टेबिलिटी बनी रहती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आसान होती है, इंटरनेशनल ट्रेड आसान होता है। भाई जब स्टेबल रहेगा तो लोग ज्यादा व्यापार कर पाएंगे ना, बार बार रेट ऊपर नीचे नहीं हो रहा। रेट ऊपर नीचे होता है तो ट्रेड करने में प्रॉब्लम होती है, इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा। ठीक है, स्पेकुलेशन नहीं हो सकती। स्पेकुलेशन तब होती है जब रेट कम ज्यादा हो रहा हो, तो लोग सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं, वो सब देखने को नहीं मिलता। मेरिट्स, डीमेरिट क्या है बच्चों? फिक्स रखने के लिए फिर से या तो गोल्ड हो तुम्हारे पास या रिजर्व्स हो तुम्हारे पास, तो ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चाहिए होते हैं। और फिक्स्ड में काफी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती है, डॉलर की वैल्यू भी तो ऊपर नीचे होती है, तो काफी डिफिकल्ट है उसको सेम एक ही रेट पे फिक्स रख पाना। ठीक है, सॉर्टेड। इसके बाद फ्लेक्सिबल के क्या क्या मेरिट्स है? इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन रहता है, यानी ये रेट इक्विलिब्रियम पे फिक्स होता है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ डिमांड सप्लाई से हो रहा है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। डीमेरिट क्या होता है बच्चों? इनस्टेबल होता है। भाई देखो स्टेबिलिटी यहाँ तो होगी नहीं, यहाँ तो ऊपर नीचे आएगा, स्पेकुलेशन होता है ना, ट्रेड में डिफिकल्टी आएगी, इन्वेस्टमेंट में डिफिकल्टी आएगी, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। इन्फ्लेशन हो जाता है बेटा, कई बार महंगाई हो जाती है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चले जाता है तो महंगाई बढ़ती है। अब आ रहा है डीवैल्यूएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन। अब बेटा ये डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन क्या टॉपिक है बच्चों? देखो ये डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन सब दिखाता हूं। एक काम करो, एक नोट और बना लो। देखो हमने पढ़ा ना, अभी आपने डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन पढ़ा, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, शुरू में पढ़ के आए। ऐसे एक टॉपिक होता है डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। अब देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना, डीवैल्यूएशन का मतलब भी वैल्यू कम होना ही है, एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू बढ़ना, रीवैल्यूएशन का मतलब भी वैल्यू बढ़ना ही है। किसका? डोमेस्टिक करेंसी का, क्योंकि अल्टीमेटली हम डोमेस्टिक करेंसी को जो डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस ये है बच्चों कि जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है ना, ये बेसिकली मार्केट फोर्सेस से होता है। मतलब ये सरकार नहीं कर रही यार, खुद हो रहा है। डिमांड ज्यादा होगी अगर तो फॉरेन एक्सचेंज रेट हाई जाएगा ही जाएगा यार, डिमांड कम होगी तो लो आएगा, सीधी सीधी सी बात है। लेकिन डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ये गवर्नमेंट खुद करती है। ये कौन करता है? सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। सर सरकार क्यों करेगी? बेटा देखो, अगर गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट्स की जरूरत हो कि ज्यादा माल बिके, ज्यादा एक्सपोर्ट हो, तो खुद को डीवैल्यू अगर करेंगे, वैल्यू कम करेंगे अगर, तो सामने वाले को हमारा सामान सस्ता पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट तो बढ़ेंगे ना, है ना। इसी तरीके से रीवैल्यूएशन होता है, अपनी वैल्यू ऊपर लेके जाना, इंपोर्ट ज्यादा करने हो तो इस तरीके की चीजें होती है। जब सरकार खुद कर रही है तो उसको बोलेंगे डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। मार्केट फोर्सेस से हो रहा है तो उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा वाला कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम में चलेगा? बिल्कुल सर, ये चलेगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, क्योंकि सब कुछ मार्केट फोर्सेस से हो रहा है। और ये किस में चलेगा? ये चलेगा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कर रही है। समझे? तो देखो एक डिफरेंस कई बार ऐसा आ जाता है, सर डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है? तो देखो डीवैल्यूएशन का मतलब रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, यहाँ पे फॉल इन द प्राइस ऑफ मार्केट, फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है। देखो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है फॉल, कि खुद ही फॉल हो गया डेप्रिसिएशन। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रिडक्शन, रिडक्शन हमने किया। ठीक है, यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट रिजाइन चलता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइन चलता है। ऑकरेंस सरकार की वजह से, वो मार्केट फोर्सेस की वजह से। कौन सा सिस्टम? फिक्स्ड, वहां पे फ्लेक्सिबल। सॉर्टेड, डन हो गया सर। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल में एक डिफरेंस दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। फिक्स कैसे फिक्स होता है? गोल्ड या किसी अदर करेंसी में कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है और स्टेबल रहता है। वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, मार्केट फोर्सेस से होगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, और वहां पे चेंज होता रहता है, स्टेबल नहीं है। देन वी हैव फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कब कब होता है, कब कब इकोनॉमी, अभी हम पढ़ रहे हैं सर डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। अब डिमांड होता कब कब है? कब आप देखोगे कि हमारे देश में डिमांड बढ़ रही है फॉरेन एक्सचेंज की? अगर आप इंपोर्ट करोगे तो जरूरत पड़ेगी। टूरिज्म, बाहर घूमने जाओगे तो जरूरत पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। यूनिलेटरल ट्रांसफर, सेंट, अगर आपको बाहर पैसा भेजना है तो जरूरत पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। परचेज ऑफ एसेट्स इन द फॉरेन कंट्रीज, अगर आपको फॉरेन कंट्री में एसेट खरीदने हैं तो फॉरेन करेंसी लगेगी, जरूरत पड़ेगी। स्पेकुलेशन, अगर आप स्पेकुलेट करने के लिए खरीदना चाहते हो कि सस्ता है खरीद लो, महंगा होगा तो बेच देंगे, तो भी डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो डिमांड कब कब बढ़ती है? ये 5 कारण हो सकते हैं। डन। अब डिमांड बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, कैसा पड़ता है? तो पहले तो डिमांड कर्व कैसा होता है? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अभी मैंने आपको सारे कर्व्स बना के दिखाए। डिमांड कर्व हमेशा नीचे की तरफ रहता है और सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ रहता है। तो डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्लोप्स डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड में और उसके रेट में, है ना। ये तो आपको पता ही है भाई, इनवर्स रिलेशनशिप तो रहेगा ही रहेगा, तभी तो डिमांड कर्व नीचे आता है। अच्छा सर देखो, डिमांड कर्व नीचे की तरफ आ गया भाई। सीधी सीधी सी बात है कि अगर रेट इतना है तो डिमांड इतना है, रेट बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी भाई। रेट बढ़ने से तो डिमांड कम होगी ना, इनवर्स रिलेशनशिप। उसके बाद बच्चों सप्लाई की बात करें तो सप्लाई कहां से आता है? अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है तो वो आपके पास आएगा कहां से? एक्सपोर्ट करोगे तो आएगा। अगर आप कहीं पे माल बाहर बेचते हो तो वहां से एक्सचेंज आएगा ना। दूसरा इन्वेस्टमेंट, अगर बाहर वाले आपके देश में इन्वेस्ट करें तो वहां से आएगा। रेमिटेंसेस, वहां से गिफ्ट वगैरह आए तो आएगा। स्पेकुलेशन, भाई आप ही डॉलर थोड़ी खरीद सकते हो, सामने वाले भी तो रुपया खरीद सकता है कि सस्ता है खरीद लो, महंगा होगा तो बेच देंगे, तो स्पेकुलेशन के लिए ये भी तो खरीद सकते हैं। बिल्कुल सर, डन।
अब सप्लाई का कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है बेटा, स्लोप्स अपवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज रेट में। डन सर, ये सप्लाई कर्व आ गया, देखो क्लास 11th में पढ़ते आयो भाई, जब इतना सप्लाई था तो ये रेट था, रेट बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ा दिया, सीधी सीधी सी बात है। परफेक्ट। इसके बाद एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है, हाउ यू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट, ये भी हमने पढ़ा। देखो एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है सर, इक्विलिब्रियम पे। ये हमारे पास डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम है, इसके सामने ये फॉरेन एक्सचेंज रेट आता है, ये आ गया। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इतनी ही डिमांड है, इतनी ही सप्लाई है। ठीक है, अब बच्चों अगर रेट यहाँ हो, यानी रेट कम हो जाए, सपोज रेट यहाँ आ जाए, तो अब इससे देखो रेट कम होने की वजह से जो सप्लायर है, जिसके पास ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज है, वो कहेगा मैं तो नहीं बेचता, रेट कम है भाई, मैं तो नहीं बेचूंगा इतना। तो अल्टीमेटली रेट कम होने से सप्लायर जो है, पहले तो यहाँ पे दोनों थे, कांस्टेंट थे, दोनों इतनी सप्लाई कर रहे थे, इतनी डिमांड थी, लेकिन रेट कम होने से देखो सप्लाई कम हो जाएगी, पहले तो सप्लाई से इतनी रह जाएगी, लेकिन रेट कम होने से लोग डिमांड तो ज्यादा करने लगेंगे कि भाई रेट कम हो गया आओ खरीदते हैं, तो डिमांड आगे की तरफ बढ़ जाएगी, इसका मतलब डिमांड इतनी बढ़ जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो जब भी डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई कम होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड, क्योंकि डिमांड ज्यादा है बच्चों, इसको एक्सेस डिमांड बोलते हैं। वहीं पे अगर रेट बढ़ा हुआ हो, सपोज रेट ये है, रेट बढ़ा हुआ है, तो रेट जब भी बढ़ता है तो सबसे पहले तो डिमांड कम हो जाती है। देखो इस बार ये डिमांड कम है, डिमांड कर्व पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इस बार ये डिमांड हो जाएगी, डिमांड कम हो गई क्योंकि रेट ज्यादा है, तो कस्टमर बोलेगा मैं तो नहीं खरीदता, रेट ज्यादा है भाई। और सप्लाई बढ़ चुकी है, सप्लाई क्यों बढ़ चुकी है, क्योंकि रेट ज्यादा है, तो सप्लायर ज्यादा बेचना चाहता है, सप्लायर बोलेगा इस रेट पे बेचता हूं मैं, तो इसको बोलते हैं हम एक्सेस सप्लाई। तो अगर रेट ज्यादा होगा तो एक्सेस सप्लाई होगा, रेट कम होगा तो एक्सेस डिमांड होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। डन, परफेक्ट सर, ये ऑल दो क्लास 11 में पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट है। लो जी, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कहां पे मिलेगा, एक ऐसे लेवल पे जहां पे डिमांड बराबर होगा सप्लाई के। परफेक्ट। इन द बिलो डायग्राम डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस, और रेट हमने वाई पे लिया है, पता ही आपको। डी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, एस अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है बच्चों जी। ओके, दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे ई पे, वो इक्विलिब्रियम है। सही है जी, परफेक्ट है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। अब इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट कब चेंज होगा, कब डिस्टर्ब होगा। तो जैसे ही डिमांड सप्लाई चेंज होगा तो रेट भी चेंज होगा बच्चों। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है चेंज इन डिमांड। अब देखो आपको पता है अगर किसी भी चीज का डिमांड बढ़ता चला जाता है तो रेट बढ़ जाता है भाई। मैं अभी पढ़ा के आया ना कि कोई भी चीज डिमांड ज्यादा 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 तो महंगी हो जाएगी, किसी भी चीज की डिमांड ही खत्म हो जाए, कोई लेने वाला ही नहीं है, तो सस्ती हो जाएगी यार। तो इंक्रीज इन डिमांड में रेट बढ़ेगा। देखो डिमांड अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो गया तो रेट भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके, और अगर डिमांड लेफ्टवर्ड आ गया, डिमांड ऊपर से नीचे आ गया तो रेट भी नीचे आ जाएगा। देखो रेट भी कम हो जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये तुमको बस पता होने चाहिए कि डिमांड बढ़ने से किस तरीके से इंपैक्ट आता है, कम होने से कैसा इंपैक्ट आता है। ठीक है, ऐसे ही सप्लाई के केस में है। अगर किसी भी सिचुएशन में सप्लाई बढ़ती चली जाएगी तो मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाएगी क्वांटिटी उसकी, तो रेट कम हो जाएगा। सप्लाई बढ़ने से रेट कम हो जाता है। सप्लाई कम होने का मतलब शॉर्टेज है, शॉर्टेज है तो वो चीज महंगी होती है जो कम होती है ना। चलो देखो इंक्रीज इन सप्लाई, अगर सप्लाई का राइटवर्ड चला जाएगा, सप्लाई बढ़ गई तो रेट नीचे आ गया। एक बार मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ सारे के सारे, क्योंकि जब बना के दिखाओ ना तो सारा अच्छे समझ में आता है बच्चों को। देखो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, ये रेट है। अगर डिमांड बढ़ती है तो डिमांड का राइटवर्ड जाता है, इधर आया, ये नया इक्विलिब्रियम आया तो देखो ये रेट आया, तो डिमांड बढ़ने से रेट भी बढ़ गया। इसका उल्टा कर दे, अगर ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम है और ये इक्विलिब्रियम रेट है। ठीक है, अब अगर डिमांड कम हो जाए बच्चों तो डिमांड कम होने का मतलब लेफ्ट में आना, डिमांड कम होने से रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, सप्लाई में क्या होगा सर, इसका स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी लो। डिमांड कम होगा तो रेट भी कम हो जाएगा। आ जाओ जल्दी से, सप्लाई में दिखाता हूं, एक ही में दिखा दूं सप्लाई में। देखो ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम, ये एक्सचेंज रेट। अगर सप्लाई बढ़ेगा, कोई भी चीज ज्यादा हो जाएगी मार्केट में, सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ने से देखो रेट कम हो जाता है, सप्लाई बढ़ने से रेट कम हो जाता है। और अगर सप्लाई कम होगी, लेफ्ट में आएगा शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होने से रेट बढ़ जाता है। देखा, सप्लाई कम होने से रेट बढ़ जाता है। ले लो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट। डन सर, डन सर, डन। चैप्टर खत्म हो गया बच्चों, समाप्त। इंक्रीज इन सप्लाई में ये और डिक्रीज इन सप्लाई में ये। तो ये था बेटा, स्क्रीनशॉट लो, पूरा का पूरा फॉरेन एक्सचेंज रेट।